क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। जय इंडिया स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं आपके एफकैट के मॉडल पेपर पर, और साथ ही साथ आप लोग भी अपने आप को जज करें कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जवाब दे दिया, कहने का मतलब अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अटेम्प्ट किया और आपका जवाब सही है, तो इसका मीनिंग ये निकला कि आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी किया है, डेफिनेटली आप क्रैक करेंगे। अगर आपने अच्छा जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब यही हो सकता है कि या तो आपने पढ़ाई नहीं किया या तो आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। एफकैट का मॉडल पेपर है, 25 क्वेश्चन है और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इसमें बहुत सारी चीजें मैच करेंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स तो जानते ही है ना, या तो आप इसको बोल सकते हैं स्पॉटिंग द एरर्स या आप इसको बोल सकते हैं कॉमन एरर्स। तो जज करिए पहला क्वेश्चन क्या है। स्कैर्सली वी हैड लेफ्ट द होटल, मुश्किल से हम लोगों ने होटल को छोड़ा था। व्हेन द थंडर स्टॉर्म, तभी थंडर स्टॉर्म मतलब जो आसमान में गरजता है, बस्ट ओवर आवर हेड्स, हमारे सिर पर ऐसे लग रहा बस्ट हो गया मतलब फट गया। तो चलिए बताइए इसमें क्या होना चाहिए, पहला, दूसरा या तीसरा? कहने का मतलब ए बी सी या डी। डी तभी आप लोग लगाएंगे जब नो एरर होगा। तो थोड़ा सा नो एरर को जज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती है। तो चलिए आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा क्या होना चाहिए। स्कैर्सली वी हैड लेफ्ट द होटल, मुश्किल से हम लोगों ने होटल को छोड़ा था। व्हेन द थंडर स्टॉर्म बस्ट आवर हेड्स, तभी थंडर स्टॉर्म हमारे सिर के ऊपर ऐसा लग रहा बस्ट हो गया, फट गया। तो आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा कहां पर गलती है डियर। क्वेश्चन नंबर पहले में ए में प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, हार्डली पढ़ा होगा, स्कैर्सली पढ़ा होगा। डेफिनेटली आपके टीचर ने इसको जरूर आपको पढ़ाया होगा, हार्डली, स्कैर्सली। और इसी तरीके से आपका क्या होता है? रेयरली। इसी तरीके से आपका क्या होता है? बेयरली। और भी ना जाने कितने वर्ड्स हैं। अगर सेंटेंस की बिगिनिंग अगर आप इनसे करेंगे तो यू हैव टू अप्लाई इन्वर्जन, तो आपको इन्वर्जन लेना होता है। और इन्वर्जन का मतलब होता है कि ऑक्सिलरी पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में। तो यहां पर हमारा क्या होना चाहिए? स्कैर्सली हैड वी। क्या होना चाहिए डियर? स्कैर्सली हैड वी। तो बहुत डिटेल में तो नहीं बता सकता, क्योंकि मॉडल पेपर सॉल्व कराना है, कोई थ्योरी में नहीं पढ़ा रहा हूं। जब आप हम लोगों से जुड़ेंगे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जब आप कनेक्ट होंगे, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं क्या होता है। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ड्यू टू द एक्सप्लोजन, विस्फोट के कारण, द वॉल्स, जो दीवार है, बस्टेड अपार्ट। बस्टेड अपार्ट मतलब फट गई, अलग हो गई। एंड द रूफ वॉज ब्लोन ऑफ, और जो रूफ था वो क्या हो गया डियर? ब्लोन ऑफ हो गया। ब्लोन मतलब उड़ गई, मतलब छत ही उड़ गई। इतना जबरदस्त एक्सप्लोजन था, विस्फोट था कि दीवार बीच से फट गई और छत उड़ गई। तो बहुत ही पावरफुल रहा होगा। तो बताइए आप लोग एरर क्या होना चाहिए? ड्यू टू द एक्सप्लोजन, विस्फोट के कारण, द वॉल्स, जो दीवार है, दीवारें, बस्टेड अपार्ट मतलब अलग हो गई, टूट गई। एंड द रूफ वॉज ब्लोन ऑफ, और छत उड़ गई। तो आपको आइडिया मिल गया? बिल्कुल मिला होगा आइडिया, डेफिनेटली आपको आइडिया मिल गया होगा पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन को अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा? बस्ट। क्योंकि बस्ट की तीनों फॉर्म क्या होती है माय डियर? इक्वल होती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कट कट कट, इसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, इसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, इसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा निट निट निट, KNIT। मैं बात किसके कर रहा हूं डियर? निट। निट मतलब बुनना होता है, और इसकी तीनों फॉर्म क्या होती? बराबर होती है, निट निट निट। इसी तरीके से आप देखेंगे बस्ट, बस्ट का मतलब फटना, इसकी तीनों फॉर्म बराबर होती है। बस्टेड का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो हमारी गलती कहां पर है? बी पर। तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था।
लेकिन याद रखिएगा एग्जामिनेशन में हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा टफ होता है, कभी बहुत ज़्यादा इजी होता है, एक बैलेंस बनाकर चला जाता है। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी दे दिए जाते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द एंग्री मैन, मतलब जो क्रोधित आदमी है, रैन हरीडली, बड़े तेजी से भागा, इनटू द क्राउडेड रूम, मतलब भीड़ भाड़ वाले कमरे के अंदर, मतलब इंटर हो गया, एंड साउटेड लाउड एट द गेस्ट, और मेहमानों पर जोर से चिल्लाया। तो आप लोग को आइडिया लेना होगा और साथ ही साथ आप अपने आप को जज करें कि आपकी कैसी तैयारी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। और जो स्टूडेंट जल्दी जल्दी जवाब उसको समझ में आ रहा होगा, हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, तो उसका ये अंदर से जरूर उसको आवाज आ रही होगी कि डेफिनेटली आई विल क्रैक एफ कैट, जरूर मैं एफ कैट को क्रैक करूंगा। तो चलिए जवाब दीजिए। आइडिया मिला कहां पर गलती है डियर? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की नजर यहां पर गई होगी कि हरीडली राइट इनटू द क्राउडेड रूम। इनटू में कोई प्रॉब्लम नहीं डियर, हम जब किसी चीज के अंदर जाते हैं ना तो इनटू प्रेपोजिशन लगाते हैं। देखिए, द एंग्री मैन, क्रोधित आदमी, रैन, दौड़ा, हरीडली, बड़ी तेजी से, इनटू द क्राउडेड रूम, भीड़ भाड़ वाले कमरे में, एंड साउटेड लाउड एट द गेस्ट। साउटेड चिल्लाया, लाउड नहीं होगा माय डियर, लाउडली होगा। क्या होगा? लाउडली होगा डियर, ठीक है। अच्छा, क्यों होगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम लोग एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो दैट बिकम्स एन एडवर्ब, वो हमारा एडवर्ब बनता है। जैसे काइंड काइंडली, ब्रेव ब्रेवली, ऑनेस्ट ऑनेस्टली, और इसका रिलेशन वर्ब से होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आई टीच, और उसके बाद मैंने लिखा यू, और उसके बाद मैंने लिखा ऑनेस्ट। अब यहां पर देखिए, ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसके लिए बना है? इट इज मेड फॉर अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो होता है वो या तो नाउन के लिए बनता है या प्रोनाउन के लिए बनता है। ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है। आई टीच यू ऑनेस्ट, मैं तुम्हें ईमानदार नहीं पढ़ाता हूं डियर, मैं तुम्हें ईमानदारी पूर्वक पढ़ाता हूं। इस ऑनेस्ट का रिलेशन टीच से है, और टीच आपकी वर्ब है, तो वर्ब के लिए हमारा एडवर्ब जरूरी है। क्या जरूरी है? एडवर्ब। और एडवर्ब बनता कैसे डियर? अगर हम एडजेक्टिव में ly लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। तो यहां पर क्या होगा? ऑनेस्ट नहीं होगा डियर, ऑनेस्टली होगा। अब इसी तरीके से देखें, द एंग्री मैन रैन हरीडली इनटू द क्राउडेड रूम एंड साउटेड, चिल्लाया, लाउड, जोर से, एट द गेस्ट। अच्छा बताओ, साउटेड का रिलेशन, सॉरी, लाउड आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, और इसका रिलेशन किससे है? साउटेड, मतलब उसका चिल्लाने का तरीका कैसे था। अब यहां पर लाउड का रिलेशन साउटेड से। अब साउटेड आपकी वर्ब है, तो डेफिनेटली आपको एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी। लाउडली तो हमारा एडजेक्टिव है ना, लाउड हमारा एडजेक्टिव है, तो जरूरत हमारी किसकी पड़ेगी डियर? लाउडली। और लाउडली हमारा क्या बनेगा माय डियर? एडवर्ब बन जाएगा। लाउड याद रखिएगा एडजेक्टिव, और इसमें जैसे ही ly लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। और यहां पर ये वर्ड जो लाउड था, ये किसको मॉडिफाई कर रहा था? साउटेड, और साउटेड वर्ब है, तो ये तो क्लियर है, वर्ब के लिए क्या बना है? एडवर्ब बना हुआ है। अब आगे देखते हैं हम लोग, वर्ड पावर की तरफ आते हैं, सिनोनिम। अब जल्दी से आप लोग डिसाइड करिए सिनोनिम में क्या होगा। स्पोरैडिक, स्पोरैडिक, स्पोरैडिक ये वर्ड है, तो यहां पर क्या होगा? एपिडेमिक, व्हर्लिंग, ऑकेजनल, स्टैग्नेंट। अब जरूरी यह है कि आपको इसकी मीनिंग पता होना चाहिए। स्पोरैडिक, स्पोरैडिक वर्ड है, और स्पोरैडिक की मीनिंग पता होनी चाहिए। एपिडेमिक, अच्छा आजकल तो बड़ा फेमस वर्ड आ गया पैंडेमिक, और पैंडेमिक आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। बहुत सारे वर्ड कोविड से रिलेटेड बड़े पॉपुलर हो गए, पैंडेमिक हो गया, आइसोलेशन हो गया, है ना, और सैनिटाइजर, बहुत सारे वर्ड्स आजकल मार्केट में आ चुके हैं। तो बताइए स्पोरैडिक की मीनिंग क्या है? अगर आपको पता है स्पोरैडिक तो डेफिनेटली आप लगा लेंगे। तो स्पोरैडिक का मतलब होता है रुक रुक कर होने वाला, छिटपुट। जैसे आदमी नहीं बोलता स्पोरैडिक रेन, मतलब छिटपुट बारिश, कहीं हुई कहीं नहीं हुई, ठीक है। तो स्पोरैडिक का मतलब रुक रुक कर या छिटपुट इसको बोलते हैं। एपिडेमिक महामारी होता है। व्हर्लिंग का मतलब होता है व्हर्लपूल, घूमते रहना, मूविंग, ऐसे राउंड एंड राउंड घूमना। और ऑकेजनल मीन्स कभी कभार, रुक रुक कर। और स्टैग्नेंट का मतलब रुका हुआ। रुका हुआ कैसे समझते हैं ना? जैसे मान लीजिए आपके गांव के तालाब का पानी है, वो पानी हमेशा स्टैग्नेंट होता है, रुका रहता है, वो फ्लो नहीं हो पाता। तो कहीं पर पानी भर गया गड्ढे में तो बह नहीं रहा, तो हम बोलेंगे स्टैग्नेंट वाटर। तो हमारी लाइफ भी कभी स्टैग्नेंट नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तो स्टैग्नेंट मीन्स रुका हुआ होता है, ठीक है, स्टे।
और ओकेजनल मीन्स क्या होता है, कभी कभार, मतलब रुक रुक कर, मतलब छिटपुट जिसको बोलते हैं। वर्लिंग का मतलब मूविंग, जैसे आप लोगों ने पानी में देखा होगा वर्ल्ड पूल बनता है, भवंडर, मतलब ऐसे ऐसे पानी घूमता रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्लिंग, घूमते रहना। और एपिडेमिक महामारी होती, कोई बीमारी काफी दूर तक फैल जाए तो उसको हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्या होता है डियर, पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब ये होता है कि जो बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं। और एपिडेमिक का रिलेशन ये नहीं कि पूरे वर्ल्ड में फैलेगी, हाँ ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैल जाएगी, लेकिन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं जा पाएगी। और याद रखिएगा जब पैन लगता है ना, किसी भी वर्ड में अगर पैन लगा हुआ हो तो उसका मतलब होता है एवरीवेयर, मतलब हर एक जगह, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, स्पोरैडिक का हमारा कौन सा मैच होगा डियर, ओकेजनल। ओकेजनल मीन्स होता है कभी कभार, वह छिटपुट, यही बात है। अब इसी तरीके से अगर हम लेंगे, एक वर्ड और है हमारा, चलिए इसको बताइए, इसको डिसाइड करिए। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक राइटर, प्रोलिफिक ड्रामेटिस्ट, प्रोलिफिक एक्टर। तो प्रोलिफिक होता क्या है, स्किलफुल, स्विफ्ट, फर्टिल, वेरीसम। आइडिया मिल गया आप लोगों को। अगर मैंने कहा यू आर अ प्रोलिफिक राइटर तो मतलब उपजाऊ। उपजाऊ का मतलब ये होता है कि जो चीज बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोलिफिक। अब जैसे प्रोलिफिक अक्सर आप लोगों ने सुना होगा प्रोलिफिक राइटर। अब प्रोलिफिक राइटर क्यों बोलते हैं, इस वजह से बोलते हैं कि वो राइटर का माइंड जो है कई चीजों में, जैसे मान लो कोई राइटर लिख रहा है तो बहुत ज्यादा चीजों को लिखता है। जैसे कोई बोलते हैं प्रोलिफिक एक्टर, तो इसका मतलब वो बड़ा प्रोडक्टिव है, कई फिल्में देता है, ठीक है। कोई बोलते हैं प्रोलिफिक ड्रामेटिस्ट, तो कई ड्रामा लिखता है। तो प्रोलिफिक का मतलब उपजाऊ ही होता है, इंसान के लिए भी लगा सकते हो। स्किलफुल दिमागदार, आपको लगेगा स्किलफुल लगा दो। शिफ्ट मीन्स तेज, फर्टिल मतलब उपजाऊ, वेरीसम मीन्स क्या होता है, जो थका दे, मतलब बड़ा वेरीसम वर्क है, बड़ा थका देने वाला वर्क। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टायरिंग भी बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टायरिंग भी बोलते हैं, जो आपको थका दे, उबा दे। तो प्रोलिफिक का बताइए क्या होगा, स्किलफुल होगा या फर्टिल होगा। तो स्किलफुल नहीं होगा माय डियर, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग फर्टिल है। और मैंने बोला प्रोलिफिक मीन्स उपजाऊ। उपजाऊ वर्ड जो है ना, वो जमीन से ज्यादा इंसान के लिए लगाते हैं इस वर्ड का इस्तेमाल। प्रोलिफिक राइटर, प्रोलिफिक ड्रामेटिस्ट, ये ज्यादा बोलते हैं। तो यहां पर हमारा कौन सा होगा, फर्टिल। अब आगे हम लोग क्वेश्चन 6 में देखते काजोल। अब काजोल कोई एक्ट्रेस मत समझ लेना, फिल्म इंडस्ट्री की कोई एक्ट्रेस मत समझना। कजोल, यू आर कजोलिंग मी, आप मुझे कजोल कर रहे हो। तो कजोल की मीनिंग क्या है, टू स्कॉर्न होगा, टू कोक्स होगा, टू स्कोल्ड होगा, टू रेडिक्यूल होगा। तो कजोल मीन्स होता है फुसलाना, बहलाना, मनाना, राजी करना। फुसलाना, बहलाना, मनाना, राजी करना, कुछ भी बोल सकते हैं। स्कॉर्न मीन्स हेट होता है डियर। क्या होता है, हेट, नफरत करना। और स्कोल्ड मीन्स चाइल्ड, डांटना, किसी को आप डांटते हो तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, चाइल्ड। और रेडिक्यूल मीन्स मजाक उड़ाना, किसी इंसान का मजाक उड़ाते हो, डोंट रेडिक्यूल द पुअर, गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। तो यहां पर हमारा काजोल वर्ड का मतलब क्या होता है, कोक्स। और कोक्स मीन्स फुसलाना, बहलाना, मनाना, कुछ भी बोल सकते हो। यू आर कोक्सिंग मी, यू आर काजोलिंग मी। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा डियर, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 7 की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए वर्ड आ गया रिप्राइजल। अब रिप्राइजल की मीनिंग बताइए भाई। रिप्राइजल सुना होगा, क्विक चेंजिंग, जल्दी जल्दी बदलने वाला। अवार्ड, पुरस्कार। रिटेलिएशन, बदला। रिवीजन तो जानती होंगे भाई, रिवीजन करो, रिवाइज करो अपने सिलेबस को, तो क्या होगा, रिप्राइजल। तो रिप्राइजल मतलब जानते ही क्या होता, बदला। ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा डियर, रिटेलिएशन। क्या होगा डियर, रिटेलिएशन। हमारा सिनोनिम जो मैच होगा वो डियर क्या होगा, रिटेलिएशन। और रिटेलिएशन का मतलब बदला, और रिप्राइजल मीन्स भी बदला होता है। तो यहां पर सिनोनिम मैच हो गया एकदम एग्जैक्ट। अब इसी तरीके से 8 में देखिए रू। रू, इसको क्या पढ़ोगे, रू। रू का मतलब क्या होता है, टू बिकम होम सिक। होम सिक कौन होता है, जिसको घर की याद आती है। आई एम अ होम सिक, मैं होम सिक हूं, बिकॉज आई ऑलवेज मिस माई होम। जो इंसान अपने घर को मिस करे, बड़ा इमोशनल हो जाता है, घर की याद आती है, तो वो इंसान होम सिक हो जाता है। डोंट बिकम अ होम सिक, होम सिक मत बनो। तो होम सिक मतलब घर की याद आना, वीप रोना, रिग्रेट पश्चाताप करना। और रिसेंट का मतलब होता है हेट, गुस्सा करना, बहुत ज्यादा गुस्सा। रिसेंट, बहुत ज्यादा इंसान गुस्सा करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट, ठीक है, नफरत करना, घृणा करना। तो अब आपको बताना होगा रू का मतलब क्या होता है। रू मीन्स जानते हैं क्या होता है, रिग्रेट करना,
आपने कोई बुरा काम कर दिया, आपको लगा कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, बाद में आप रू हो जाते हो, मतलब रिग्रेट करते हो, उस पर आप पश्चाताप व्यक्त करते हो। तो यहां पर हमारा रू का जो मैच होगा वो कौन सा मैच होगा? रिग्रेट। और रिग्रेट मीन्स पश्चाताप करना। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए यहां पर हमारा क्या आ गया? एंटोनिम। एंटोनिम तो जानते होगे ना, अपोजिट। अब जल्दी से बता दीजिए हमारा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मीन्स होता है क्या है? और जब तक आपको ये मीनिंग नहीं पता है, ऑप्शन की सारी मीनिंग अगर आपको पता है और इसकी मीनिंग नहीं पता तो बहुत कठिन हो जाता है। मॉडरेट, बहुत ही मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब बहुत ही संयमी, मतलब मीडियम। मॉडरेट मीन्स मीडियम, ठीक है, बीच का। एक्यूज, आरोप लगाना। वॉचफुल, बड़ा सतर्क। वॉचफुल काफी अच्छा वर्ड है बोलचाल के लिए। यू शुड बी वॉचफुल, अलर्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर? अलर्ट। और एक्वायर, एक्वायर मीन्स प्राप्त करना। कोई चीज को आप एक्वायर कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो बताइए भाई एक्सोनरेट की मीनिंग क्या होती है? एक्सोनरेट मीन्स बरी करना, फ्री फ्रॉम ब्लेम। किसी के ऊपर आरोप लगाया, कोर्ट ने उसको एक्सोनरेट कर दिया, छोड़ दिया, मतलब आरोप मुक्त कर दिया। तो एक्सोनरेट का अपोजिट क्या होगा? एक्यूज हो जाएगा। एक्यूज मीन्स आरोप लगाना। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? बी। तो आप लोग भी देखते रहिएगा आपका कितना सही हो रहा है, आप भी अपने आप को जज करिए। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? जेटेसन। अब जेटेसन की मीनिंग क्या होती है? टेम्पोररी, साल्वेज, स्पार्कल, एस्पायरिंग। टेम्पोररी तो जानते हैं अस्थायी। साल्वेज, साल्वेज मतलब बचाना। कोई प्रोडक्ट को जैसे आपने बचा लिया, उसको सेव कर लिया, उसको सुरक्षित कर लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साल्वेज करना। स्पार्कल तो चिंगारी होती है ना, अब माचिस जलाएंगे तो उसमें से स्पार्क निकलती है, चिंगारी। वायर में कभी कभी टच होता है तो स्पार्कल निकलती है, चिंगारी निकलती है। और एस्पायरिंग का मतलब होता है ऊपर उठने की इच्छा, मतलब कोई चीज को प्राप्त करने की इच्छा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्पायरिंग। मतलब एस्पायरिंग मतलब ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा। तो बताइए यहाँ पर जेटिसन क्या होता है? जेटिसन जानते हैं क्या होता है? जैसे पानी की जहाज है या जहाज है, कोई भी जहाज है, तो कभी कभी क्या होता है उस पर जो सामान होता है, मान लिया जाए शिप की बात करते, पानी की जहाज, अब पता चला कि उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, तो उसका जो गुड्स होता है ना, सामान, उसको उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। और वो सामान ऐसा रहता है ना, पैक्ड रहता है, खराब ना हो, और वो फ्लोट करता है, तैरता भी है, तो उसको उठाकर फेंक दिया जाता है। मान लो तूफान आ गया, अब पता चला शिप डगमगा रही है, उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, या मान लो पानी में डूबी जा रही है, तो उसका सामान उठाकर फेंक देते हैं, और फिर जब शिप बैलेंस में आ जाती है फिर रख लेते हैं। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जेटिसन। तो जेटिसन का मतलब होता है कोई चीज को बाहर फेंक देना, कोई चीज को क्या कर देना? बाहर फेंक देना, ठीक है। और इसका अपोजिट आपको देखना है, तो अपोजिट में क्या होगा? साल्वेज। और साल्वेज कर देने का मतलब होता है किसी चीज को सुरक्षित कर लेना, उसको बचा लेना, उसको प्रोटेक्ट कर लेना, उसको सेव कर लेना। और ये जेटिसन वर्ड जो है शिप पर बहुत इस्तेमाल होता है, शिप, जहाजों में। तो यहां पर हमारा अपोजिट जो मैच होगा वो कौन सा होगा? साल्वेज। अब इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिप्लीट। रिप्लीट का मीनिंग बताएं भाई। रिप्लीट, रिप्लीट की मीनिंग क्या है? रिप्लीट की अगर मीनिंग अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप हैंडल कर लेंगे। डिसइंटेंगल, इम्प्रॉपर, डिवाइड, रेनोवेट। दिवाली में क्या किया जाता है? रेनोवेशन होता है, घर का आप लोगों ने किया होगा रेनोवेट। अब रेनोवेट का मतलब पुताई करना, फिर से नए फॉर्म में ला देना। तो रेनोवेशन, रेनोवेशन इसी से बना है, रेनोवेट वर्ड से क्या बना हुआ है? रेनोवेशन। तो रेनोवेट मीन्स नवीनीकरण करना। जैसे कोई बिल्डिंग है बड़ी पुरानी है, तो उसको रिपेयर किया गया, उसको व्हाइट वॉश किया गया, फिर से उसका फॉर्म बदला गया, अच्छे से पुताई कर दिया गया, तो वो बिल्डिंग रेनोवेट होती है। डिवाइड मीन्स वाइड, वाइड मीन्स खाली, ब्लैंक, एकदम स्पेस हो, खाली खाली। इम्प्रॉपर तो अनुचित होता है। डिसइंटेंगल मतलब फ्री करना, इंटेंगल मतलब उलझना, और डिसइंटेंगल मतलब सुलझना, मतलब उसको फ्री कर देना। तो फ्री कर देने का मतलब जैसे धागा है, अब धागा आपस में उलझ गया तो इंटेंगल हो गया, फंस गया। अब उसी को आपने सुलझा दिया, सुलझा कर फ्री कर दिया, तो क्या हो गया? डिसइंटेंगल। डिसइंटेंगल मतलब फ्री कर देना, ठीक है। और रेप्लीट की मीनिंग बताइए आप। रेप्लीट समझ गए क्या? रेप्लीट मीन्स भरा हुआ। कोई चीज है ना, हमने कहा दिस एरिया इज रिप्लीट विथ वाटर, ये एरिया पानी से भरा है। रेप्लीट मीन्स भरना, तो इसका अपोजिट जो होगा वो क्या होगा? डिवाइड। और डिवाइड मीन्स खाली होता है डियर। अब उसके आगे बढ़िए, वैनिटी। चलिए जल्दी से बताइए वैनिटी मीन्स क्या होता है? यू हैव लॉट्स ऑफ वैनिटी इन योर सेल्फ, आपके अंदर बहुत ज्यादा वैनिटी। यू आर वेनफुल, किसी इंसान ने कहा आप वेनफुल हो, बड़े घमंडी हो। वैनिटी वर्ड से बना डियर वेनफुल, इसी से बना हुआ है वेनफुल। तो चलिए जवाब दीजिए।
एरोगेंस नहीं होगा, क्योंकि एरोगेंस मीन्स अहंकार। आप अपोजिट ढूंढ रहे हो, सिनोनिम होता तो डेफिनेटली मैच हो जाता। एरोगेंस अहंकार। ब्लस्टर तूफान, बहुत तेज आवाज करना, ब्लस्टर। मॉडेस्टी विनम्रता होता है। डिसरेप्यूट, रेपुटेशन इसी से बना हो, डिसरेप्यूट बदनामी, डिसरेप्यूट मतलब बदनामी। कलंक, डिसरेप्यूट कलंक भी कह सकते हैं, बदनामी भी कह सकते हैं। और वैनिटी मीन्स जानते हैं क्या होता है? वैनिटी मतलब घमंड, किसी इंसान के अंदर बहुत वैनिटी है, बहुत ही एरोगेंस है, घमंड है। तो इसका अपोजिट हमारा सीधा सीधा मैच होगा मॉडेस्टी, और मॉडेस्टी का मतलब होता है विनम्रता। एरोगेंस तो नहीं मैच कराएंगे ना, एरोगेंस मीन्स भी अहंकार। अगर यही वर्ड सिनोनिम में आया होता तो डेफिनेटली आपका एरोगेंस मैच हो जाता। और डिसरेप्यूट मीन्स कलंक, ये भी नहीं मैच होगा, तो मॉडेस्टी विनम्रता ये मैच हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 13 में बताइए, पाल्ट्री, पाल्ट्री अमाउंट ऑफ मनी। माय फादर गिव मी पाल्ट्री अमाउंट ऑफ मनी, पाल्ट्री। अब पाल्ट्री का मतलब क्या होता है? पार्टी नहीं बोल रहा हूं, पाल्ट्री। आप लोग डिसाइड करिए, ऑब्सोल्यूट, कॉशियस, रैंडम, प्लेंटिफुल। और ऑब्सोल्यूट वर्ड बहुत आप लोगों ने सुना होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। जो चीज यूज में नहीं है, चलन में नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्सोल्यूट, चलन से बाहर। तो ऑब्सोल्यूट मीन्स आउटडेटेड, चलन से बाहर। कॉशियस मीन्स सतर्क। रैंडम मीन्स कोई चीज रैंडम है, रैंडम का मतलब अचानक, वो रेगुलर नहीं हो रही है, रैंडम है। और प्लेंटीफुल मतलब होता है भरा हुआ, प्रचुर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रचुर। प्रचुर समझते हैं ना, ज्यादा। तो बताइए भाई पाल्ट्री का मीनिंग क्या होता है? पाल्ट्री मतलब बहुत ही कम, बहुत ही लो, मिनिमल, बहुत ही नाम मात्र का। तो इसका अपोजिट तो यही होगा ना, प्लेंटीफुल। और प्लेंटीफुल मीन्स होता है भरा हुआ। अब इसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस की तरफ बढ़ते हैं डियर। रेड हेरिंग, हेरिंग एक मछली का नाम है, बिल्कुल रेड कलर की होती है। अब पता चला आपके सामने रेड हेरिंग आ गई, लाल कलर की, तो आप क्या करोगे? तो बताइए, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट, मतलब आप कहीं पर जाते हो, कोई वीआईपीस जाता है तो उसके साथ रेड कार्पेट ट्रीटमेंट होती है, रेड कलर की कालीन बिछाई जाती है चलने के लिए, मतलब भव्य स्वागत होता है। न्यू ऑटोमोबाइल, एक नया ऑटोमोबाइल, इंजन। लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट फैशन, या नन ऑफ दीज। चलिए बताइए। अब चलिए मान लिया जाए आप एकदम पढ़ाई में डूबे हुए हो, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो, और अचानक कोई चीज, कोई इंसान आ गया आपके सामने, बड़ा कलरफुल, तो आपका अटेंशन तो भंग हो जाएगा ना, होगा ना। उसी तरीके से आप मार्केट में देखते हो मछली, मछली तो आप ब्लैक कलर की देखोगे, व्हाइट कलर की देखोगे, और एकदम रेड कलर की बड़ी खूबसूरत सी मछली है, तो आपका अटेंशन डाइवर्ट होगा। तो रेड हेरिंग का मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके अटेंशन को डाइवर्ट कर देती है, मोड़ देती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग। तो जो आपके अटेंशन को भंग कर दे वो चीज क्या हो? तो रेड हेरिंग। अगर आपको हेरिंग मछली देखना है तो इंटरनेट पर डालिएगा, यूट्यूब पर भी देखिएगा, उसकी पिक्चर देखिएगा, बड़ी खूबसूरत सी मछली लगती है, लाल कलर की होती है, और उसको आप देखते ही रह जाओगे। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके अटेंशन को डाइवर्ट करे, मोड़े, तो वो रेड हेरिंग होती है। अब इसमें कोई वर्ड ही ऐसा नहीं था, तो यहां पर हमारा क्या होगा? नन ऑफ दिस। तो इसके हिंदी में अर्थ लिख लीजिएगा, रेड हेरिंग का मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके अटेंशन को भंग करती है, आपके अटेंशन को खींचती है, आपके ध्यान को खींचती है, तो वो चीज हमारी रेड हेरिंग। अब जैसे कोई क्लास चल रहा है, उसमें सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ रहे हैं, अब एक कलरफुल इंसान आ गया, रंग बिरंगा अजीब जैसा, तो रेड हेरिंग बन गया, सारे स्टूडेंट का अटेंशन उसी की तरफ चला जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोटाज्म जेट सैम। चलिए बताइए इसकी मीनिंग क्या है? फ्लोटाज्म जेट सैम, नेविगेशन कंट्रोल्स यूज्ड इन शिप। क्या इसका मतलब यह है? नेविगेशन चलाने वाला जो कंट्रोल्स है जहाज वाला, यूज्ड इन शिप, जो जहाजों में इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंट थिंग्स, महत्वपूर्ण चीज। वेरियस अनइंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे बेकार की वस्तुएं, या नन ऑफ दीज। चलिए आपको आइडिया मिल गया होगा। फ्लोट सैम, जेट सैम, जो पानी पर तैरते रहते कूड़ा करकट, समुद्र में देखते होंगे बहुत सारे कूड़ा करकट जो तैरते रहते हैं, बेकार के ही तो होते हैं ना। जैसे आदमी ने प्लास्टिक का बॉटल फेंक दिया, कागज फेंक दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें फेंकते रहते हैं, खाने पीने की चीज, तालाब में या नदी में, तो फ्लोट, वो क्या कहलाते हैं? फ्लोट सैम जेट सैम कहलाते हैं। फ्लोट सैम एंड जेट सैम बेकार की चीजें। तो यहां पर हमारा क्या होगा? वेरियस अनइंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स होगा। अब चलिए, अब आ जाइए आप लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर। पहला क्वेश्चन, चलिए जवाब दीजिए। वी मस्ट टेक इट ग्रांटेड, हमें इसको टेक इट ग्रांटेड करना चाहिए।
दैट मधु विल नॉट कम फॉर टुडेज क्लास, कि मधु आज की क्लास के लिए नहीं आएगी। तो टेक इट ग्रांटेड अंडरलाइन है। अब बताइए टेक इट ग्रांटेड बोला जाता है या टेक इट फॉर ग्रांटेड या टेकिंग इट ग्रांटेड या टुक एज ग्रांटेड। आप लोगों ने सुना होगा डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, मतलब किसी चीज को स्थायी मान लेना, बिना कारण के उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो आदमी कहता है ना टेक इट ग्रांटेड मत करो, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, मुझको एकदम ग्रांटेड, टेक मी फॉर ग्रांटेड, टेक मी फॉर ग्रांटेड बोलता फॉर जरूर लगेगा। तो टेक इट फॉर ग्रांटेड का मतलब किसी चीज को स्थायी मान लेना, किसी चीज को बिना लॉजिक के मान लेना कि यही होगा। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक इट फॉर ग्रांटेड बोलेंगे डियर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा ये, और ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है, आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा इसके बारे में। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए, चलिए बताइए। माई फ्रेंड विल ग्लैडली फॉल ऑफ विथ एनी प्लान्स, प्लान्स लिख दिया, चलिए मैं करेक्शन कर दे रहा हूं, प्लान्स यू मेक, जो तुमने बनाया। फॉल ऑफ अंडरलाइन है, फॉल ऑफ का मतलब होता है कोई चीज डिस्कनेक्ट हो जाना, डिस्कनेक्ट मतलब अलग हो जाना, ठीक है। फॉल ऑफ, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट मतलब अलग हो जाना या कमजोर पड़ जाना, उसको हम लोग बोलते फॉल ऑफ। फॉल ऑफ हो गया। तो माई फ्रेंड विल ग्लैडली फॉल ऑफ, मेरा दोस्त खुशी खुशी फॉल ऑफ हो जाएगा विथ एनी प्लान्स, कोई भी योजना यू मेक जो तुम बनाते हो। कौन सा भरेंगे, ये फ्रेजल वर्ब है। अच्छा फॉल अपॉन मीन्स होता है अटैक, टूट पड़ना, किसी के ऊपर आप अटैक कर दो, चढ़ जाओ, कूद पड़ो। फॉल आउट मीन्स होता है क्वेरल भी होता है, क्वेरल झगड़ा करना। और फॉल इन मीन्स कॉन्कर, कॉन्कर मीन्स क्या होता है सहमत होना। और फॉल ऑफ मीन्स कोई चीज डिसकनेक्ट हो जाना, मतलब अलग हो जाना, अलग होकर बिखर जाना। तो बताइए यहाँ पर क्या भरेंगे आप, आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा। कंकर, कंकर मीन्स सहमत होना। तो यहां पर ये बोल रहा है माई फ्रेंड विल ग्लैडली फॉल इन, मेरा दोस्त खुशी खुशी फॉल इन विथ एनी प्लान, किसी भी प्लान से सहमत हो जाएगा यू मेक जो आप बनाते हो। तो यहां पर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा डियर। ये फ्रेजल वर्ब बड़ी खतरनाक होती है, फ्रेजल वर्ब पर ध्यान दीजिएगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा, ठीक है एग्जाम में। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 18। सी डिड नॉट लाइक द मूवी, उसने मूवी पसंद नहीं किया। नॉर आई डिड, ना ही मैंने। अब तो जबान पर आ ही गया होगा, नॉर आई डिड, जैसे ही मैंने बोला होगा ऑटोमेटिक आ गया होगा नॉर डिड आई। तो यहां पर हमारा नॉर आई डिड नहीं होगा, नॉर डिड आई। देखो किसी भी सेंटेंस की बिगनिंग, देखो इसमें दो सेंटेंस है, एक ये है दूसरा ये है। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर किसी भी नेगेटिव या सेमी नेगेटिव वर्ड से करते हैं तो इन्वर्जन अप्लाई होता है, और इन्वर्जन का मतलब ऑक्सिलरी पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में जाता है। तो यहां पर देखो नॉट से मैंने शुरुआत किया, नॉट नेगेटिव वर्ड है तो इसके तुरंत बाद ऑक्सिलरी आएगी, सब्जेक्ट बाद में जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, नॉट डिड आई, ना ही मैंने। और ये चीज आप लोगों ने इन्वर्जन में डेफिनेटली पढ़ा होगा, तो ये होगा। अब इसी तरीके से आप आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाइए डियर। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में मीनिंग का खेल है और कुछ ही नहीं है। यू मस्ट डिस्पेंस, तुम्हें डिस्पेंस कर देना चाहिए द सर्विसेज ऑफ योर गार्डनर, अपने गार्डनर की सर्विसेज सेवाओं को क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, बोला होगा। तुम्हें अपने माली, गार्डनर जो गार्डनिंग करता, माली की सेवाओं को खत्म कर दो भाई। तो डिस्पेंस के बाद क्या लगाओगे, इन, ऑफ, विथ, बाय। आइडिया मिला, डिस्पेंस विथ होता है। और डिस्पेंस विथ का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना। डिस्पेंस विथ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खत्म कर देना, मतलब गेट रिड ऑफ, एक तरीके का छुटकारा भी पा लेना, या डू अवे विथ, उस चीज को खत्म कर देना, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पेंस विथ बोलते हैं माय डियर, डिस्पेंस विथ। तो यहां पर हमारा विथ प्रेपोजिशन भरा जाएगा, और ये प्रेपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके लिए फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस पर प्रैक्टिस जबरदस्त करिएगा, यही सारी चीजें एग्जाम में ज्यादा दिखाई पड़ेंगी। चलिए देखिए फिर से प्रेपोजिशन आ गया। आई कुडेंट या आई कुड नॉट रिफ्रेन, मैं रिफ्रेन नहीं कर सका, रिफ्रेन मतलब रोकना। शेडिंग टीयर्स, आंसू बहाने से, जबान पर भी आ गया होगा ना, मैं आंसू बहाने से रिफ्रेन नहीं कर सका, मतलब कंट्रोल नहीं कर सका, रोक नहीं सका। क्या निकल रहा है जबान पर, से निकल रहा है, बिल्कुल सही है। और रिफ्रेन के साथ आपका प्रेपोजिशन जो होता है वो क्या भरा जाता है, फ्रॉम। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम कमिटिंग एनी क्राइम, तुम्हें कोई भी क्राइम को करने से रिफ्रेन करना चाहिए, रुकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, अपने आप को रिफ्रेन करो, रोको। तो इसके साथ हमेशा प्रेपोजिशन फ्रॉम। और कोई भी प्रेपोजिशन होता है ना, उसके बाद कोई वर्ब आती है तो डेफिनेटली आईएनजी लगता है, और उसको हम लोग जेरंड बोलते हैं इंग्लिश में। और ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए पैसेज देखते हैं, फटाफट देखते हैं।
पैसेज मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं, यू कैन, कि आप कर सकते हैं, यू कैन, आप कर सकोगे। बड़ा अच्छा पैसेज मैंने चुना है। इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप क्या करते हैं भाई, अगर आप यू है, अच्छा, अगर आप विश्वास करते हैं कि यू कैन, कि आप कर सकते हैं, तो इसका मतलब यू कैन, आप कर सकते हैं। इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं यू कांट, कि आप नहीं कर सकते, तो यू कांट, आप नहीं कर सकते हैं। बड़ी अच्छी लाइन लग रही है। इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं यू कांट, आप नहीं कर सकते, तो यू कांट, आप नहीं कर सकते। थिंक नेगेटिवली, अगर आप नेगेटिवली सोचेंगे, यू विल गेट अ नेगेटिव रिजल्ट, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, ये तो सभी जानते हैं। बिकॉज, क्योंकि बाय योर थॉट्स, आपके विचारों के द्वारा, यू क्रिएट, आप उत्पन्न करते हैं अ नेगेटिव एटमॉस्फेयर, एक नकारात्मक माहौल उत्पन्न करते हैं, विच इज हॉस्पिटेबल, जो बड़ा उपयुक्त होता है, टू नेगेटिव रिजल्ट के लिए बड़ा उपयुक्त होता है। ऑन द कॉन्ट्रैरी का मतलब उल्टा, इसको क्या बोलते हैं, ऑन द कॉन्ट्रैरी, इसके उल्टा। थिंक पॉजिटिवली, आप सकारात्मक सोचो, एंड यू क्रिएट एटमॉस्फेयर, हाँ, और अगर आप सकारात्मक सोचते हो तो यू क्रिएट, आप उत्पन्न करते हो अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक सकारात्मक माहौल, विच मेक्स पॉजिटिव रिजल्ट, जो सकारात्मक परिणाम देता है, सकारात्मक परिणाम को बनाता है अ सर्टेनिटी, एक निश्चितता। देखो, विच मेक, जो बनाता है पॉजिटिव रिजल्ट, सकारात्मक विचार को, अ सर्टेनिटी, एक निश्चितता बनाता है। कितना इंस्पायरिंग पैसेज लग रहा है ना। और पैसेज बड़ा टफ नहीं है, बड़ा इजी पैसेज है। अब आगे देखो, टू कल्टिवेट मतलब उत्पन्न करने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच को उत्पन्न करने के लिए। स्पीक, बोलो, होपफुली, बहुत आशा की तरह, मतलब नेगेटिवली ना बोलो, होपफुली, उम्मीद के साथ बोलो कि ये चीज होगी। अबाउट एवरीथिंग, हर एक चीज के बारे में, हर एक चीज के बारे में आप होपफुल रहो। देन तब फीड योर माइंड, अपने माइंड को फीड करो। फीड मतलब ऐसे खाना खिलाना होता है, अपने माइंड में भरो एक तरीके से, विद गुड, अच्छे, नॉरिशिंग, पौष्टिक, होलसम, स्वस्थ थॉट्स, विचारों को भरो अपने दिमाग में। देखो, देन तब फीड, वैसे फीड मीन्स खाना खिलाना, लेकिन यहां पर भरने से मतलब होगा योर माइंड, अपने दिमाग को भरो विद गुड, अच्छे, नरिशिंग, पौष्टिक, एंड होलसम, स्वस्थ थॉट्स, विचारों से, मतलब अपने दिमाग में अच्छे अच्छे विचार लाओ। कहने का पूरी लाइन का मतलब अपने दिमाग में अच्छे विचार लाओ। कीप गुड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों का साथ रखो, बुरे दोस्तों का ना साथ रखो। हु आर ऑप्टिमिस्टिक, जो आशावादी हैं। कैसे दोस्तों का साथ रखो, हु आर ऑप्टिमिस्टिक, जो आशावादी हैं, निराशावादी को मत लेना साथ में। रीड, पढ़ो, स्क्रिप्चर्स, धार्मिक किताबें पढ़ो, विच विल कास्ट अवे, जो दूर करेंगी, योर नेगेटिव थॉट्स, आपके नकारात्मक विचार को दूर करेंगी। लास्टली, अंत में, प्रे आ ग्रेट डील, बहुत ज्यादा आप प्रे भी करो, प्रार्थना भी करो, गॉड से प्रार्थना भी करो। एंड काउंट, COUNT है, यहां पर यू गायब हो गया। एंड काउंट द ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग, वरदान को गिनो, दैट गॉड हैज गिवन यू, जो गॉड ने आपको दिया है। 10 इस तरीके से कैन ओवरकम का मतलब आप विजय पा सकते हैं। नेगेटिव थॉट, नकारात्मक विचारों पर विजय पा सकते हैं, और फेलियर, असफलता के नकारात्मक विचारों पर आप विजय पा सकते हैं। एंड कल्टिवेट, उत्पन्न कर सकते पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार ऑफ सक्सेस, सफलता के सकारात्मक विचार को आप विकसित कर सकते हैं। पैसेज बहुत टफ तो मैंने नहीं लिया पैसेज, लेकिन हाँ इंस्पायरिंग पैसेज है। और इस पूरे पैसेज में बस एक बात निकल कर आई है, और वो बात आप लोगों के लिए है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आप नकारात्मक मत रहना, और अच्छी कंपनी मतलब अच्छी संगति रखो, तभी आप सक्सेस होते हो। तो चलिए बताइए, अब यहां पर बड़े आराम से आप जवाब दे लोगे। थिंक नेगेटिवली, अगर आप नेगेटिवली सोचोगे तो यू विल गेट, तो आप क्या पाओगे भाई, नेगेटिव रिजल्ट पाओगे। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं पाओगे, बैड रिजल्ट के बारे में बोला नहीं, इमीडिएट तुरंत यहां पर नेगेटिव रिजल्ट पाओगे। अब 22 का देखो, इफ यदि यू कल्टिवेट, इफ यू वांट टू कल्टिवेट, अगर आप कल्टिवेट उत्पन्न करना चाहते हो पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, तो क्या करना पड़ेगा। You should think and speak hopefully, you should speak loudly, या you should speak softly, या you should speak loudly। अच्छा बताओ, speak loudly को 2 बार। अच्छा boldly है, बहुत ही boldly मतलब बहुत ही बहादुरी के साथ बोलो, loudly जोर जोर से बोलो, softly बड़े कोमलता से बोलो। ये तीनों का तो मेंशन ही नहीं किया है, उसने यही तो बताया है ना कि आप होपफुली बोलो।
आपके अंदर आशा होनी चाहिए। तो हमारा कौन सा होगा डियर? ए ऑप्शन। अब इसी तरीके से देखो 23 का देखो भाई, 23 में क्या लिखा है? द पैसेज इज ऑन। पैसेज है किसके ऊपर है? पेसिमिज्म निराशावाद, ऑप्टिमिज्म आशावाद, टूरिज्म पर्यटक, या नेचुरलिज्म स्वाभाविक, किस पर है? अब पूरे पैसेज में किसके बारे में बात किया है? आशावाद के बारे में तो बात किया, ऑप्टिमिज्म के बारे में बात किया, आशावाद। तो हमारा कौन सा हो जाएगा डियर? बी हो जाएगा। इसी तरीके से 25 में देखोगे आप क्या लिखा है? What will cast away? कौन सी चीज कास्ट अवे करेगी, दूर भगाएगी? योर नेगेटिव थॉट्स, आपके नकारात्मक विचारों को। न्यूज़पेपर भगाएगा, मैगजीन्स भगाएगी, बुक्स भगाएगी, या होली बुक्स? तो स्क्रिप्चर्स आया था ना, और स्क्रिप्चर्स का मीनिंग होता पवित्र पुस्तकें। तो यहां पर हमारा कौन सा होगा? होली बुक्स, पवित्र किताबें। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए, डेफिनेटली आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। अच्छा साबित होने का मतलब आपको एक हिंट मिलेगा कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है और हमारी कितनी डेप्थ है। तो थैंक्स अ लॉट। जय हिंद। जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज ज्योति पांडे, फैकल्टी ऑफ जनरल साइंस, मेजर गर्ल्स क्लासेस प्रयागराज। हम लेकर आए हैं आपके सामने एफकेट का के बेहतरीन मॉडल पेपर्स। तो ये मॉडल पेपर्स आपके एग्जाम में आपकी सफलता की गारंटी बनेंगे। पेपर या आपके एग्जाम से पहले अगर आप इन सवालों को करके चले जाते हैं तो ये गारंटी है कि आप इनमें से कुछ क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में जरूर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो आप सभी को बताना है, इस क्वेश्चन को देखने से पहले, इनका आंसर देखने से पहले आपको बताना है कि आपका खुद का स्कोर इसके अंदर कितना रहा है। तो आपको मिलने वाले हैं 5 सवाल, जो कि बहुत ही कम संख्या है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जरा देखिए कि आप इसमें से कितना स्कोर कर पाते हैं। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा है कि द नंबर ऑफ वर्टिब्रेट इन अ मैन इज, यानी कि मानव शरीर में कुल कशेरुओं की अस्थियां होती हैं। ऑप्शन है आपके पास 30, 31, यानी कि 31, 32 एंड 33। So how many vertebrates are present in a man? So here the correct answer that you have to remember always कि जो कशेरुओं की अस्थियों की संख्या मानव शरीर में होती है वो होती है 33, यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि विच इज नोन एज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि इनमें से किसे मानव शरीर का मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि किसे मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ऑप्शन है आपका थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन ग्लैंड यानी कि तिल्ली, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, एंड फोर्थ वन इज थायराइड ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये। अगर हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ चले तो आपसे पूछा है कि मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है। तो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि पीयूष ग्रंथि को। एक आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा हाइपोथैलेमस। एक्चुअली दिस ग्लैंड इज अटैच टू दैट पार्ट, हाइपोथैलेमस के साथ ये अटैच होता है और हमारे शरीर की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का भी काम ही करता है। तो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। या मैं इससे ये कहूँ कि भाई हमारी बॉडी की जितनी भी अदर ग्लैंड्स होती हैं, जितनी भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उन सभी की एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है? यही पिट्यूटरी ग्लैंड नियंत्रित करता है और यही कारण है कि इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलें। आपसे पूछा है कि विच आर नोन एज एनर्जी करेंसी, यानी कि इनमें से किसे ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास एडीपी, एटीपी, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। सो इफ वी टॉक अबाउट द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, वी ऑलवेज रिमेंबर एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा का मतलब क्या है? जिस रूप में एनर्जी स्टोर हो रही है, जिस रूप में एनर्जी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एनर्जी का जिस रूप में स्टोरेज होता है या जिस रूप में वो संचयित होती है वो होती है एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया एक भाग है हमारे सेल का, हमारी कोशिका का, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में। जैसे कि आरबीआई बैंक में रुपए के रूप में वहां पर मनी रहती है ना, पैसे रहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एटीपी, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो हियर द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा हुआ है कि द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ द स्टारलाइट इज ड्यू टू, यानी कि तारों के प्रकाश का टिमटिमाने का प्रभाव किसके कारण होता है। ऑप्शन है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सेकंड है आपका हाई डेंस मैटर ऑफ स्टार, यानी तारे के पदार्थ का उच्च घनत्व।
ऑप्शन नंबर सी आपके पास है द कांस्टेंट बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन द स्टार, यानी कि तारे में हाइड्रोजन का लगातार जलते रहना। एंड द फोर्थ वन इज द फ्लक्चुएटिंग अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार बीइंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार, यानी कि तारे की आभासी स्थिति में अस्थिरता तारे की वास्तविक स्थिति से थोड़ा भिन्न बदलती हुई दिखाई देती है। सो यस, व्हेन वी से अबाउट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जब हम तारों के टिमटिमाने की बात करते हैं तो हमें पता है कि तारे एक्चुअल में टिमटिमाते नहीं हैं, वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और प्रतीत क्यों होते हैं? क्योंकि लगातार रिफ्रैक्शन होता रहता है। अगर हम ये माने कि यहाँ पर ये अर्थ है और ये यहाँ पर कोई स्टार है हमारा, और इसके बीच में बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर है, तो यहाँ से जब प्रकाश यहाँ पहुँचता है तो कई बार उसका रिफ्रैक्शन होता है, कई बार अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से उसकी जो पोजीशन है वो जो एक्चुअल पोजीशन है वो दिखाई नहीं देती है। वो लगातार फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी वो ब्राइट हो जाता है, कभी वो लाइट, कभी वो आप कह सकते हो कि चमकता है, कभी थोड़ा सा फेंट हो जाता है, और उसकी जो पोजीशन है वो भी लगातार बदलती रहती है। अब इन दो वजहों से जो तारे हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज द फ्लक्चुएटिंग अपरेंट पोजीशन, यानी कि जो उनकी आभासी स्थिति है वो लगातार बदलती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है, एक्चुअल पोजीशन से अलग दिखाई देती है। यही कारण है कि तारे हमें क्या करते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए में कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये रेनबो का कारण है, ठीक है, ये इंद्रधनुष बनाने का कारण है, ये ट्विंकलिंग इफेक्ट के लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर था। अगले और आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा है कि द मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इज, यानी कि क्लोरोफिल का धातु संघटक कौन सा है? सो दिस इज आयरन, लोहा, पोटेशियम, मैंगनीज या मैग्नीशियम। तो ध्यान रखिए, जब हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, और इस पूरे फॉर्मूले के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक ही मेटल दिखाई देगा, वो है मैग्नीशियम। तो आपसे यही पूछा था कि कौन सा मेटल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, कौन सा धातु इसके अंदर होता है। तो याद रखना है कि जो धातु इसके अंदर उपस्थित है वो है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, धातु कौन सा है आपका? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और इसी प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप जरूर मुझे अपना कमेंट के अंदर स्कोर बताइएगा, और मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज JN सिंह, फैकल्टी ऑफ GS मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आइए आज हम लोग देखते हैं एफकैट के लिए बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों की प्रैक्टिस, और इसमें हम आपसे यही निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि इसकी प्रैक्टिस आप मेनी टाइम्स बार बार करते रहें। और यदि कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो निसंदेह ये आपको बहुत मददगार साबित होंगे। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो यहाँ ऑप्शन है 1928, 1931, 1929 AD, 1936 AD। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा क्या होगा? 1929 AD इन लाहौर। और इसी समय यह निर्णय भी लिया गया कि जैसे पूर्ण स्वराज संबंधी विचार यहीं पर आता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, वेयर एंड व्हेन द मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश्ड? मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1905 में कराची में, बी ढाका 1905, सी ढाका 1906, चटगांव 1906। तो बेटा यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? ढाका 1906 AD। इसी समय कहा जाता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, और जो कि सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में, तथा ये जो पार्टी है यही धीरे धीरे चल के बढ़ करके बट वृक्ष का रूप लेती है। कम टू द नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हु वेयर द लीडर ऑफ स्वराज पार्टी? निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? चित्तरंजन दास एंड BG तिलक, मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और
मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो ऑप्शन सी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट। आफ्टर द रेसिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम कांग्रेस प्रेसिडेंट पोस्ट हु वाज चूजन एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट जवाब माय डियर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गांधी जी प्रेसिडेंट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यहाँ देखें, लखनऊ 1916, अमृतसर 1919, बेलगांव 1924। वेरी गुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर कौन सही है? बेलगांव 1924। और अगर आप थोड़ा से गौर फरमाएं तो यहाँ पर कहा जाएगा गांधी जी सिंगल टाइम ओनली वंस बिकेम आईएनसी प्रेसिडेंट इन बेलगाम कर्नाटका। इसी के बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन एक खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था? अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल रब नास्तर। तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें, जैसे शौकत उल्लाह अंसारी, खान अब्दुल कयूम। तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए में मिल चुका है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट भी चलाया। इज आल्सो कॉल्ड फ्रंटियर गांधी। तो यहाँ आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बेनेगल राव। तो यहाँ आपका करेक्ट जवाब क्या है? बी आर अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, चेयरमैन हुआ करते। इन्हीं के अंडर में कहा जाता है जैसे इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे डियर? 7। इस बात को आप जानते रहें। कम टू द नेक्स्ट। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। नलिनी सेन गुप्ता, सरोजनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट और राजकुमारी अमृत कौर। तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? प्रथम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी श्रीमती एनी बेसेंट। कम टू द नेक्स्ट। हु हैड इस्टेब्लिश्ड हरिजन सेवक समाज। हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? अब देखिए, बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, एम के गांधी और बी आर शिंदे। तो यहाँ पर आप देखिए आपका करेक्ट जवाब एम के गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट। हु वाज कॉल्ड हैड डायमंड ऑफ इंडिया। तो भारत का हीरा किसे कहा जाता है? तो भारत का हीरा बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा क्या होगा? यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को डायमंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मैच लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड।
चूज द करेक्ट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इनके सामने बुक्स दी गई हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोड भी आपको मिलेगा। अब आप देखिए, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ए का 3, और अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, इट मीन्स बी का 1, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, सी का 4। अब आपका बचा जवाहरलाल नेहरू विदर इंडिया, इसको आप जानते रहिए, विदर इंडिया 3142, 3142। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा डियर? इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी। जैसा कि हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल यहाँ पर क्या किया गया, इसको बहुत ध्यान से देखें और अब हम लोग टिक करेंगे। तो अब आप देखिए, विच इंडियन लीडर हैड इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट रिपब्लिक गवर्नमेंट इन फॉरेन, किस भारतीय नेता ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र, रास बिहारी, भगत सिंह। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा क्या होगा? ऑप्शन ए, महेंद्र प्रताप के द्वारा स्थापना की गई। कम टू द नेक्स्ट, जियाल रंग मूवमेंट वाज कंडक्टेड इन, जियाल रंग आंदोलन का आयोजन हुआ था नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका करेक्ट जवाब क्या है? मणिपुर। कहाँ पर? मणिपुर। कम टू द नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच प्लान बिकेम द फंडिंग स्टोन इंडियन इंडिपेंडेंस, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन, बेबेल प्लान, माउंटबेटन प्लान, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, माउंटबेटन प्लान। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, यमजी राणा डे, सत्येंद्र नाथ। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले। और इन्हीं के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पुस्तक की रचना की गई, गुलामगिरी। और इसी के साथ अब हम लोग और आगे चलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 17, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? यहाँ पुनर्जागरण से संबंधित है। और अब इसमें 4 ऑप्शन, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा राजा राम मोहन राय। इन्हें नक्षत्र का तारा भी कहा जाता है या 9 दिन का तारा भी कहा जाता है। ये हमारे भारतीय समाज के समाज सुधारक थे। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, शुद्धि मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, देव समाज, ब्रह्मो समाज। तो अब आप कहेंगे आर्य समाज के द्वारा। कम टू द नेक्स्ट डियर, शुद्धि मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, देव समाज, ब्रह्म समाज। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा क्या है? आर्य समाज। और यहाँ पर ऐसा भी कहा जा सकता था स्वामी दयानंद सरस्वती, और इनके द्वारा एक पत्रिका या बुक प्रकाशित की गई जिसे आप कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश। तो यहाँ लेकिन इस प्रश्न के अनुसार इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडिटेड द मैगजीन कॉल्ड अ संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन किसने किया? ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसे
प्रतिपादित किया गया या इसे पब्लिश किया गया। आइए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20, द कोरोनेशन ऑफ अकबर टुक एट, अकबर का ताजपोशी या राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कलानौर, पहले ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा कलानौर, जो कि पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में है, और यहीं पर बैरम खां के द्वारा अकबर की ताजपोशी बेहद अल्प आयु में कराई गई। तो अब इसी के साथ बेटा आज विराम देते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार जाते जाते फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इन्हें आप ज़रूर मैनी टाइम्स पढ़ें बिफोर एग्जामिनेशन। जय हिंद माय डियर, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू डियर। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हम कैसे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज की क्लास में हम लाए हैं आपके लिए अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं बच्चों। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, पहला क्वेश्चन, अमर्स इनकम्स वाज रिड्यूस्ड बाय 10%, हाउ मेनी परसेंट इट मस्ट नाउ बी रेज्ड सो दैट इट मे बी इक्वल टू द ओरिजिनल अमाउंट। प्यारे बच्चों, अमर की इनकम को जो है 10% कम कर दिया गया, उसको पूर्व अवस्था में लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए, ये आपका प्रश्न है। इस सवाल को बच्चों हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, अगर आप चाहो तो फ्रैक्शन मेथड से कर लो, या अलॉट ऑफ कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे अगर हम फ्रैक्शन मेथड से करें बच्चों इस सवाल को, तो हमें यहाँ पर बोला गया है अमर की इनकम जो है बच्चों वो 10% क्या की जाती है, रिड्यूस्ड की जाती है, कम की जाती है। तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है बच्चों 1/10 होता है। आप सभी को पता है नीचे का जो वैल्यू होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, ऊपर बच्चों हमारा रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर एक कम कर दिया गया है, यानी उसकी इनकम जो थी वो पहले 10 थी, अब 10 से अगर एक कम कर दी जाती है तो बच्चों उसकी इनकम कितनी हो जाती है, उसकी इनकम 9 हो जाएगी। हमारी इनकम पहले 10 थी, अमर की इनकम पहले 10 थी, अगर उसको एक जो है बच्चों 1 यूनिट जो है उसका इनकम कम कर दिया जाएगा, उसका जो इनकम हो जाएगा अभी वो 9 यूनिट हो जाएगा। और उसी इनकम को अगर फिर से पूर्व अवस्था में लाना है, 9 को फिर से पूर्व अवस्था में लाना है, तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, एक का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, एक हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब लेकिन हमें क्या देखना है, कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो बच्चों जो हम एक की वृद्धि करेंगे वो किस में करेंगे, वो हम 9 में करेंगे। तो हम यही देखेंगे 1 जो है हमारा वो 9 का कितना परसेंट है। तो प्यारे बच्चों हम सभी को पता है 11 सही 1/9% हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आपको 100 में क्या करना है, 9 से डिवाइड कर देना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। तो बच्चों यदि दूसरा प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क का है। यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10 days. The three together work for 4 days. Then A left the work. B and C finished the remaining work in 10 days. In how many days will A alone do that work? बच्चों यहाँ पर A B C किसी काम को 10 दिन में करते हैं। इन लोगों ने बच्चों 4 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या किया, A ने काम को छोड़ दिया। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट का वर्क है उसे B और C कर रहे हैं बच्चों। कितने दिनों में, 10 दिनों में कर रहे हैं। हमें बताना है A अकेला अगर उस काम को करेगा तो उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए ना, यहाँ पर A और B और C मिलकर अगर काम को करेंगे तो 10 दिन में करेंगे। प्यारे बच्चों 1 डे का जो वर्क होगा 1/10 होगा। अगर हम इनके 4 दिन का काम देखेंगे बच्चों तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका 4 डेज का जो वर्क आएगा 2/5 आ जाएगा। अब बच्चों जो हमारे पास रिमेनिंग वर्क बचेगा वो 3/5 बचेगा। इसे बच्चों B और C करेंगे, B और C करेंगे रिमेनिंग वर्क बच्चों 10 डेज में। रिमेनिंग वर्क मतलब हमारे पास जो नीचे का वैल्यू होता है टोटल वैल्यू होता है, इस बात को ध्यान देना। ऊपर जो होता है रिजल्ट होता है, यानी बच्चों 5 वर्क था हमारे पास, 5 में हमारा 2 वर्क तो हो गया, रिमेनिंग जो बचा 3 बचा। 3 को करेंगे बच्चों ये लोग कितने डेज में, 10 डेज में, तो 1 वर्क करेंगे 10/3 डेज में। अगर हम बात करें B और C पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क बच्चों हमारा 5 है, सो मल्टीप्लाई बाई 5। तो B और C पूरे काम को जो करेंगे, जो 5 वर्क करेंगे बच्चों 50/3 डेज में करेंगे। अब बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। A B और C किसी काम को 10 दिन में करते हैं, B और C उसी काम को बच्चों 50/3 डेज में करेंगे। इनका जो एलसीएम हो जाएगा 50 हो जाएगा, 5 टाइम्स आएगा और बच्चों ये 3 टाइम्स आएगा। 50/3 से जब आप इसे डिवाइड करोगे इनकी एफिशिएंसी जो आएगी वो 3 आएगी और ABC की जो एफिशिएंसी आएगी बच्चों 5 आएगी।
अब बच्चों अगर VC की इफिशियंसी यहाँ से हम हटा दें 3, तो जो बचेगा 2 वो किसकी बचेगा, वो A की इफिशियंसी बचेगा। यानी A बच्चों एक दिन में जो काम करेगा वो 2 काम करेगा, उसको वर्क करना है 50 वर्क, तो उसको जो टाइम लगेगा 25 डेज लगेगा। यानी बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर बच्चों C ऑप्शन में दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आपके आंसर क्या आ रहे हैं आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपने कितने प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। प्यारे बच्चों, अ मैन हैड 2000 रुपी, ही लेंट अ पार्ट ऑफ दिस एट 5% सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेस्ट एट 4%. द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड इन 1 year was 92 rupees. द मनी ही लेंट एट 5% was. प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, उसने क्या किया, इसका कुछ हिस्सा जो है बच्चों 4% पे इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा बच्चों इसका 4+1 यानी इन द सेंस 5% पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, 5% पे इन्वेस्ट किया। अगर हम बच्चों कहें कि यदि वह व्यक्ति 4% पे ही पैसे के इन्वेस्ट करता, 5% पे ना करता, तो 2000 का 4% कितना रुपए निकल के आता, 80 रुपए आता उसके इंटरेस्ट के रूप में। उसका जो इंटरेस्ट आता बच्चों वो 80 रुपए निकल के आता, लेकिन उसे इंटरेस्ट 1 साल का कितना मिलता है, 92 रुपए मिलता है। तो आप देख पाते हैं उस व्यक्ति को 12 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। 12 रुपए एक्स्ट्रा बच्चों इंटरेस्ट रूप में इसलिए मिल रहा है बिकॉज उसका 1% यहाँ पर एक्स्ट्रा है। 1% का वैल्यू बच्चों अगर 12 रुपीज़ है तो 100% का वैल्यू बच्चों हो जाएगा 1200 रुपीज़, यानी 1200 उस व्यक्ति का इनकम होगा 5% पर जो उसने इन्वेस्ट किया था। 5% पर जो उसने इन्वेस्ट किया था बच्चों, कितना इन्वेस्ट किया था, 1200 यानी 1200। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, V ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, अ डीलर ऑफर्ड अ मशीन फॉर सेल एट ₹27,500 but even if he had charged 10% less he made a profit of 10%. the actual cost of the machine is. प्यारे बच्चों, आपके पास एक मशीन है, आपके पास एक मशीनरी है, आप उसे सेल करना चाहते हैं और आपने कहा कि इस मशीन को हम 27,500 में सेल करेंगे, लेकिन आपने कहा यदि हम इस पर 10% को कम भी चार्ज करेंगे, 10% कम पे भी सेल करेंगे, तब भी अपना प्रॉफिट 10% का होगा। यानी बच्चों हमारा जो मशीन था उसका प्राइस 27,500 था, 27,500 था। हमने डिसाइड किया कि इस मशीन को हमें 10% कम में सेल करना है, तो हम इसे सेल करेंगे 90% में, लेकिन फिर भी हम 10% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। यानी ये जो पैसा है बच्चों 110 के इक्वल है, इसका बच्चों एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। डायरेक्टली इसी को सॉल्व करने से डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 11 से कट करोगे 11 2 22 बच्चों, 5 बचेगा, 55 बनेगा, 5 टाइम्स आएगा और 20 और 25 9 बच्चों 225 और 20 बच्चों 22,500 हमारा आंसर होगा किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आपका क्या है आप जरूर बताइएगा। तो बच्चों इन सवालों को आप 1 सेकंड में, यानी जो भी आपको कैलकुलेट करने में समय लगे 5 से 10 सेकंड, वही आपका समय लग सकता है। बाकी इन सवालों को आप तुरंत बना सकते हैं, लेकिन चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं बच्चों जब आपका चैप्टर पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है अच्छे से। अगर इन चैप्टरों पे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है तो आप चीज़ों को बहुत बेहतर कर सकते हैं, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 30% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स, 40% failed in science and 25% failed in both the subject. If 220 passed in both the subject, find the number of students appeared the examination in the examination. प्यारे बच्चों एक एग्जाम है, यहाँ पर 30% लोग जो हैं फेल हो रहे हैं। 30% डायरेक्टली ना लिख के बच्चों हम कुछ अलग तरीके से कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ को लिख लेते हैं कि दोनों में कितने लोग फेल हैं, 25%। अब एक सब्जेक्ट हमारा मैथ है और बच्चों एक हमारा साइंस है। अगर हम मैथ की बात करेंगे 30% लोग मैथ में फेल हैं, 40% लोग साइंस में। अगर बच्चों 30% लोग मैथ में फेल हैं तो 5% ओनली मैथ में फेल हैं। अगर केवल मैथ में देखेंगे फेल तो सिर्फ 5% होंगे, क्योंकि 25 तो दोनों में कॉमन हो गए। वैसे साइंस का देखोगे 40% बच्चों फेल हैं तो ओनली 15% जो है बच्चों यहाँ पर फेल है साइंस में। 15 और 25 मिला के हमारा 40 हो जाएगा। ओवरऑल अगर बच्चों हम फेल को देखें तो फेल हमारे पास कितने हुए, 25 एंड 5 30 एंड 30 एंड 15 बच्चों 45% लोग जो हैं फेल हैं, टोटल फेल हैं। ये बच्चों टोटल फेल लोग आ जाएंगे। अगर हम पास वालों की बात करेंगे तो बच्चों इनकी जो टोटल संख्या होती है वो 100% होती है। अगर 100% में 45% लोग फेल हैं तो 55% लोग बच्चों पास होंगे और इनकी संख्या 220 दे रखा है। 1% का वैल्यू निकालेंगे, 220 अपॉन 55 इंटू 100 करेंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएंगे, 4 टाइम्स आएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 400, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
हमारे पास पैसा है बच्चों 864। इस पैसे को हम क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों में डिवाइड कर रहे हैं। रुपीज 864 is divided among A, B and C such that 8 times of A shares is equal to 12 times of B share and also equal to 6 times of C shares. How much did we get? बच्चों यहाँ पर हमारे पास 864 रुपये हैं। A, B, C में हम उसे बांट रहे हैं। उनके बांटने का जो तरीका है, A के हिस्से का बच्चों 8 गुना, A के हिस्से का 8 गुना, B के हिस्से का बच्चों 12 गुना और C के हिस्से का बच्चों यहाँ पर 6 गुना आपस में बराबर है। बच्चों जो भी वैल्यू कट रहा है काट दो। 2 से काटोगे 4 टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स आएगा और बच्चों ये 3 टाइम्स आएगा। अब बच्चों अगर आपको ABC का रेशियो चाहिए ना, तो A को छिपा लो, BC का गुणा कर लो, A का आ जाएगा। B को छिपा लो, AB का गुणा कर लो बच्चों, A का आ जाएगा। C का छुपा लो, B को छुपाओगे बच्चों AC का मल्टीप्लाई करना होगा और C को छिपाओगे तो AB का गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनके रेशियो आ जाएंगे। अलग की बात है वैल्यू कट रहा है तो फिर से काट दीजिए। 6 से काटते हैं बच्चों 3 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा और ये 4 टाइम्स आएगा। बच्चों इनका ये रेशियो बनेगा 3 to 4, 3 to 4, 3 to 5 एंड 4 9, 3 to 5 एंड 4 9, 9 के इक्वल हमारा हो जाएगा 864। बच्चों 9 से कट करेंगे 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। 9 9 सा 81 होता है बच्चों। यहाँ पर हमारा 5 बचेगा, 54 होगा। 9 6 सा 54, 1 यूनिट का वैल्यू बच्चों 96 आ जाएगा। हिस्सा अपने को पूछ रखा है V का, तो V का जो वैल्यू है बच्चों 2 है। 1 का वैल्यू अगर 96 है तो 2 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 192। किस ऑप्शन में बच्चों? V ऑप्शन में, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी को पता है। अगर x का वैल्यू आपको पता है √3 प्लस √2, तो 1/x का जो वैल्यू होगा बच्चों हो जाएगा √3 माइनस √2। जब आप उसको रेशनलाइज करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगा। यानी कहने का मतलब x प्लस 1/x का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2। इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 √3 हो जाएगा। आप सभी ने पढ़ रखा होगा बच्चों, सेट्स, इंडिसेस या नंबर सिस्टम का भी पार्ट है, इसको भी पढ़ा होगा। तो बच्चों वहां पर आपने पढ़ा होगा ए ट्रिकी फार्मूला। अगर आपको x प्लस 1/x का वैल्यू गिवन है और आपसे x³ प्लस 1/x³ का मान पूछता है तो इसका शॉर्टकट फार्मूला होता है a³ - 3a। a³ - 3a, यानी a का वैल्यू मतलब बच्चों यही होता है 2 √3 का क्यूब कर देंगे माइनस 3 इंटू 2 √3 कर देंगे बच्चों। सॉल्व करोगे 6 √3 हो जाएगा। 2 का क्यूब करोगे बच्चों 8 होगा। √3 का क्यूब करोगे 3 √3 हो जाएगा। तो 8 3 = 24, 24 √3 हो जाएगा बच्चों। लेस करोगे 18 √3 हो जाएगा। यानी आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 नंबर्स है। यहाँ पर 2 इक्वल ग्लासेस है बच्चों। हमारे पास 2 इक्वल ग्लासेस हैं। वन में 1/2 मिल्क है, दूसरे में 1/3 मिल्क है। आपने बच्चों आज की क्लास में फ्रैक्शन मेथड के बारे में पढ़ा कि जो नीचे का वैल्यू होता है टोटल वैल्यू होता है। मैं यही शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ। तो बच्चों नीचे का वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 2 इक्वल ग्लास। अगर दोनों इक्वल ग्लास हैं और दोनों में मिल्क है, इसमें हाफ मिल्क है, इसमें 1/3 मिल्क है, ठीक है, दे आर कंप्लीटली फिल्ड विद ऑफ वाटर। इसके बाद बच्चों इसमें पानी भर दिया जाता है एंड द कंटेंट्स आर मिक्सड अप इन अदर वेसल। इसके बाद बच्चों इनको एक तीसरी ग्लास में पलट दिया जाता है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल। इस वेसल में बच्चों मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, अपने को यही बताना है। तो बच्चों नीचे के वैल्यू को इक्वल करने के लिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू 2/6 मिल जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 3/6 मिल जाएगा। नीचे का वैल्यू दोनों में इक्वल हो जाएगा, यानी जो ग्लास है उनके वैल्यूम से इक्वल हो गए। अब बच्चों अगर 6 लीटर का ग्लास है उसमें 3 लीटर क्या हो गया, हमारा मिल्क हो गया। ऊपर हमारा रिजल्ट आता है और रिजल्ट किस चीज का आएगा, मिल्क का आएगा। मिल्क जस्ट हाफ है तो 6 का जस्ट हाफ 3 ही होता है और 6 का 1/3 बच्चों 2 ही होता है। इसमें 2 मिल्क है। अब बच्चों सोचो ना, अगर 6 लीटर का ग्लास है, 3 लीटर मिल्क है तो 3 ही तो वाटर भी होगा। 6 का ग्लास है बच्चों, 2 लीटर उसमें मिल्क है तो बच्चों 4 तो हमारा वाटर हो जाएगा, जो बचेगा रिमेनिंग पार्ट। तो 5:7 का हमारा रेशियो बन जाएगा बच्चों। किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में हमारा है। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
बच्चों एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप बॉयज एंड गर्ल्स 38 kg, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 42 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 33, इफ द नंबर ऑफ बॉयज 50 फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। प्यारे बच्चों एवरेज का क्वेश्चन है और जब भी दो लोगों का अलग अलग एवरेज दिया जाए फिर मिला के दे दिया जाए तो वहां पर एलिगेशन का मेथड लगाना बहुत ही अच्छा मेथड होता है बच्चों। वन साइड बॉयज लिखना, वन साइड गर्ल्स लिखना। प्यारे बच्चों यहाँ पर ये सारे मेथड्स आपको क्लासरूम में सीखने का मौका मिलता है। जब आप हमारे क्लासरूम का हिस्सा बनते हैं तो वहाँ पर चीज़ों को आपको बताया जाता है प्रॉपर तरीके से, आप इन सवालों को सेकंड में कर पाते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हैं बॉयज़ का जो है बच्चों 42 kg है और गर्ल्स का जो है बच्चों 33 है और ओवरऑल जो है बच्चों 38 है। इनका डिफरेंस बच्चों 5 होगा, इनका डिफरेंस बच्चों 4 होगा। यही होता है बच्चों एलिगेशन का मेथड। बॉयज़ का लिखो और गर्ल्स का लिखो और ओवरऑल लिखो। इन दोनों का डिफरेंस बच्चों इधर लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखते हैं और आपको बॉयज़ की संख्या दे दिया गया है 50, यानी 5 यूनिट का वैल्यू आपको 50 दिया गया है। तो 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालोगे बच्चों तो 10 मिल जाएगा। अगर 1 का वैल्यू 10 है तो प्यारे बच्चों 4 का वैल्यू 40 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है HCF of two numbers and last divisor is 41 and the quotient from the first to last 242 respectively the number of। प्यारे बच्चों लास्ट डिवाइजर को ही हम लोग HCF कहते हैं। आपने पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट HCF का। अगर तो लास्ट डिवाइजर जो होगा बच्चों हमारा ये HCF होगा और यहाँ पर जो हमारे क्वोशेंट आ रहे हैं 242 आ रहे हैं तो आप इस नंबर को फाइंड कर सकते हो इस मेथड से ऐसे धीरे धीरे आके। लेकिन ये मेथड कहीं ना कहीं बच्चों आपको डिफिकल्ट पड़ जाएगा, समय लग जाएगा। आपको बेहतरीन मेथड देता हूँ। प्यारे बच्चों आप HCF लिखो इनटू बच्चों आपका जो लास्ट डिवाइजर है यानी उसको सीक्वेंस से लिख लो। जो आपके लास्ट क्वोशेंट है जो लास्ट क्वोशेंट जो आपके फर्स्ट टू लास्ट क्वोशेंट दिए हैं इनको लाइन से लिख लो 2 4 and 2 2 4 and 2। ठीक बच्चों, अब क्या करना है इसका 2 में मल्टीप्लाई करोगे और 0 प्लस करोगे तो आपको 82 आएगा। 0 क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि आपको पता है बच्चों लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 रहा होगा तभी तो हमारा बच्चों लास्ट डिवाइजर क्या आया था 41 आया था, तभी तो हमारा HCF हुआ था। इसलिए बच्चों रिमाइंडर हमारा 0 होगा। अब अगला नंबर क्या करना है बच्चों 82 को यहाँ लाना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को यहाँ लाके प्लस कर देना है। आप इस सीक्वेंस से करोगे यही चीज़ें मिलेगी और ये बहुत बेहतर मेथड है। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा, 4 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे 32 होगा और बच्चों यहाँ पर 41 और प्लस करोगे 369 मिल जाएगा। इस नंबर को यहाँ लाओगे बच्चों 369 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे और 82 को प्लस करोगे बच्चों 820 मिल जाएगा, 820 मिल जाएगा। 820 और 369 यही हमारे दो संख्याएं हैं जिनका बच्चों लास्ट डिवाइजर 41 आएगा यानी HCF 41 आएगा और इनके क्वोशेंट बच्चों 242 आएंगे। सो हमारा आंसर हुआ 820 एंड 369। आपका आंसर क्या हुआ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। यहाँ पर कह रहा है द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 200 मीटर। बच्चों if the speed of 30 km/h how much time it will take to cross an electric pole। प्यारे बच्चों एक ट्रेन है जिसका डिस्टेंस आपको दे रखा है 200 मीटर, सामने एक पुल है, इस पुल को पार करने में कितना समय लेगा यदि इसकी स्पीड प्यारे बच्चों 30 km/h है। तो हमारे पास सिंगल फार्मूला होता है D = ST। आप सभी को पता है किसी पुल को पार करने में लगा समय ट्रेन को खुद की दूरी को पार करने में लगे समय के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो वही चीज़ फॉलो करना है। इनकी डिस्टेंस है बच्चों 200 मीटर, इस बात को ध्यान देना मीटर, और बच्चों एक किलोमीटर में है तो इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। सो मल्टीप्लाई बाई 5/18 इंटू बच्चों t। हम 0 से 0 कट कर दिए बच्चों, 5 से कट कर दिया हमने, 5 4 = 20 होता है, 3 से कट कर दिया बच्चों 6 होगा और 6 का मल्टीप्लाई 4 से 24 सेकंड्स हो जाएगा बच्चों। तो हमारा टाइम जो आएगा सेकंड में आएगा क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था मीटर पर सेकंड में। सो बच्चों आंसर क्या होगा 24 सेकंड्स। बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। बच्चों इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपने अगर क्लास रूम में पढ़ा होगा इसे, तो हम लोग इसे शॉर्टकट में करते हैं। इसका बस फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर। तो 6 और 5 होगा बच्चों। 6 और 5 को ऐड करने पे बच्चों यहाँ पर 11 आना चाहिए। तो A2AB का फॉर्मेट बन जाएगा, यानी ये डायरेक्टली आप स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। √6 + √5 का ये बच्चों स्क्वायर रूट है। इसका शॉर्ट ट्रिक है जो हम अपनी क्लासरूम में बताते हैं। और बच्चों इसके स्थान पे हम लिखेंगे √6 + √5 और जब इसके स्थान पे बच्चों 1/, करके लिखोगे यही वैल्यू और इसको रेशनलाइज करोगे तो प्यारे बच्चों आपको जो वैल्यू मिलेगा √6 - √5 मिलेगा। जब ऊपर नीचे आप इनको गुणा करोगे माइनस से तो
यही चीज़ जब आप गुणा करोगे बच्चों ऊपर नीचे, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चों, यही चीज़ माइनस में मिल जाएगा, क्योंकि नीचे का वैल्यू 1 हो जाएगा, एक बार a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो नीचे का वैल्यू 1 होगा तो ऊपर का वैल्यू हमारा माइनस में आ जाएगा। यानी यहाँ पर बच्चों हमें वैल्यू मिलेगा माइनस में, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी √6, लेकिन बच्चों √5 माइनस में रहेगा, तो जब इसके सामने भी माइनस है, ब्रैकेट खोलोगे तो ये बच्चों प्लस का हो जाएगा, √5, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2√5 हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चंस देख के हो जाएंगे, लेकिन वही है ना कि हर चैप्टर पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके लिए बच्चों पढ़ना पड़ेगा एक बार। जब चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएगी, आप इनको तुरंत कर पाओगे। Each students in a class contributed as many rupees as the number of students in the class for a picnic. The school contributed rupees 150 per teacher who led the trip. If the total amount collected was 1,350 rupees and the number of teachers who led the trip was 3, how many students were there in that class? प्यारे बच्चों, एक क्लास में टीचर ने डिसाइड किया कि बच्चों को पिकनिक पे ले चलेंगे, लेकिन उन्होंने बच्चों से कहा कि जितनी आपकी संख्या है उतनी ही संख्या में आप सभी को पैसे को देना है। और टीचर ने कहा कि हम एक टीचर जो देंगे वो 150 रुपए देंगे, 3 टीचर ट्रिप पे जा रहे हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों जितनी उनकी संख्या होगी, हमें संख्या नहीं पता, हमने मान लिया कि बच्चों की संख्या बच्चों x है। अगर बच्चों की संख्या x है और प्रत्येक बच्चा x रुपया देगा तो कुल बच्चों का कलेक्शन होगा, और एक टीचर बच्चों 150 रुपया देगा तो 3 टीचर्स हैं, ये बच्चों टोटल जो कलेक्शन होगा 1350 रुपया हो जाएगा। x² प्लस 450 इक्वल टू बच्चों 1350, x² इक्वल टू हो जाएगा 1350 माइनस 450। प्यारे बच्चों यहाँ आ जाएगा 900 और x² का वैल्यू होगा x इक्वल टू हो जाएगा 900, यानी बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, मोहन engaged a servant on the condition that he would pay him 200 rupees and a set of clothes after 10 days of his service. The servant left the job after 5 days only. Mohan paid him 20 rupees in cash and a set of clothes as his proportionate wages the price of a set of cloth. बच्चों मोहन ने एक नौकर को अपने यहाँ अपॉइंट किया, बोला कि भैया हम आपको 200 रुपया और एक सेट कपड़ा देंगे अगर आप हमारे यहाँ 10 दिन काम करेंगे। लेकिन उसने 5 ही दिन काम किया, बोला भैया हम आपके यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। तो जो आदमी था मोहन था, उसने कहा कि फिर हम आपको 20 रुपये और एक कपड़ा दे देते हैं। उसने क्या किया, बच्चों की पैसे कम देके कपड़े उसको पूरे दे दिए। अगर हम 5 दिन की मजदूरी की बात करते बच्चों, तो अगर 10 दिन की मजदूरी 200 रुपये थी तो 5 दिन की मजदूरी 100 रुपये होती। 10 दिन की मजदूरी में एक कपड़ा दे रहा था तो बच्चों 5 दिन की मजदूरी में आधा कपड़ा देता, लेकिन उसने पैसा क्या दिया 5 दिन में 20 रुपीज़ दिया और बच्चों पूरा क्लॉथ दिया। तो ये भी 5 डेज़ की मजदूरी है और ये भी 5 डेज़ की है। बच्चों माइनस करोगे 80 हो जाएगा, इसको माइनस करोगे बच्चों c/2 हो जाएगा, यानी जो c का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 160 हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। कपड़े का जो मूल्य था 160 रुपये था, यानी बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आपका क्या है आप ज़रूर बताइएगा। बच्चों आज का लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, Chiranji can do a work in 15 days and Nathi in 25 days and the Sumira in 30 days. How long will they take to do work if they work together? यदि ये तीनों लोग मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा? बच्चों चिरंजीव हैं, काम को करते हैं, चिरंजी हैं 15 डेज में, नथी हैं 15 डेज में और बच्चों सुमेरा है 30 डेज में। इनका जो एलसीएम होगा बच्चों वो क्या होगा, इनका 25 था, तो बच्चों इनका एलसीएम हम लोग ले लेंगे। जो भी इनका एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क होगा। तो प्यारे बच्चों इनका एलसीएम कितना ले लिया जाए, 120 ले लिया जाए। 120 से ए वैल्यू नहीं कटेगा, अगर 150 ले लेंगे तो हो जाएगा बच्चों। ए 10 टाइम्स आएगा, ए 6 टाइम्स आएगा और ए 5 टाइम्स आएगा। बच्चों तीनों लोग मिलके एक दिन में 21 काम करेंगे, 21 काम करेंगे, 21 से डिवाइड करेंगे बच्चों 7 टाइम्स आएगा। हम सभी को पता है ए कितनी टाइम्स आएगा, अगर 7 टाइम ले जाएंगे तो ए 7 टाइम्स आएगा। और बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 एंड 143 हमारा रेस्ट बचेगा। 3/21 कट करेंगे तो 1/7 आ जाएगा बच्चों। 7 राइट 1/7 यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आई होप कि प्यारे बच्चों आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे। बच्चों हमने कोशिश की कि हम आपको कम से कम टाइम में इन 15 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दें, और आपको कैसा लगा, आपने कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया आप ज़रूर बताइएगा। बच्चों बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप एक क्लासरूम में सीखते हैं, जब उन्हें आप सीख लेते हैं तो उन कॉन्सेप्ट से आप सवालों को बहुत कम टाइम में बना पाते हैं। सो थैंक यू बच्चों, आप सभी का एग्जाम अच्छा हो, यही भगवान से प्रे करते हैं। आप
बेहतर करें अपने एग्जाम में। सो थैंक यू बच्चों, जय हिंद प्यारे बच्चों। जय हिंद बच्चों। तो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एफकैट का मॉडल पेपर, जो कि ये बैक टू बैक आपका मॉडल पेपर आएगा बच्चों एफकैट के लिए। आप जान रहे हैं यहाँ पे आपके जो भी ग्रुपिंग वाइज आपका पेपर आता है, 3-3 क्वेश्चन या 4-4 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन जो है आपको ग्रुप में दिए जाते हैं रीजनिंग में। यहां पे बच्चों हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, जितना आपको एमकेसी की यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन दिया जाता है उसको बार बार आप जो है उसको रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। यहां पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहां पे जो है डिस्कस करते हैं, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में जो है आपको ये कहीं ना कहीं जो है हेल्प करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग रीजनिंग का सेक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया है कि कारपेट का रिलेशन किससे है? सरफेस से। तो कर्टेन का रिलेशन किससे होगा? तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारी कालीन होती है या कारपेट होती है कहां पे बिछाई जाती है? सरफेस पर। तो उसी तरीके से पर्दे की अगर बात करते हैं, कर्टेन की बात करते हैं, तो ये कहां पे लगाया जाता है? हमारा पर्दा देखिए यहाँ पे कहां पे लगेगा? नकाब बिल्कुल ना हो पाएगा, आवरण, लटकन और या फिर खिड़की। तो पर्दा कहां लगता है? सबसे बेस्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? खिड़की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे दिया गया है कि लायन का रिलेशन किससे है? जंगल से। तो व्हेल का रिलेशन किससे होगा? तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि सिंह कहां पे रहता है? जंगल में रहता है। तो व्हेल कहां पे रहेगी? ये आपसे पूछा। तालाब तो बिल्कुल ना हो पाएगा। रिवर, नदी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। हाँ, सी में रहता है और नहर में बिल्कुल नहीं। तो किस में रहेगी ये? व्हेल मछली जो है कहां पे रहती है? यहां पे जो है समुद्र हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहां पे दिया गया है वुड का रिलेशन किससे है? पेपर का। तो स्टील का रिलेशन उसी तरीके से किसका होगा? तो देखिए लकड़ी किससे बनती है? कागज से। तो आपका मतलब लकड़ी से क्या बनता है? आपका कागज बनता है। उसी तरीके से आपका जो स्टील है या इस्पात है क्या बनेगा ये पूछा जा रहा है। तो धातु बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। कील हाँ बन सकता है। कांच तो नहीं बनेगा। लोहा नहीं बनेगा। लोहा खुद एक जो है आपका क्या है? मेटल होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आपका कील बन सकती है इससे। तो यहां पे इस्पात का क्या हो जाएगा? आपका कील हो जाएगा, स्टील का नेल हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, सूर्य का रिलेशन दिन के साथ जो है वही आपको बताना, मून के साथ क्या होगा? चंद्रमा के साथ होगा। तो देखिए आपका जो सूर्य सूर्य कब दिखाई देता है? दिन में। तो चंद्रमा कब दिखाई देगा? ये आपसे रिलेशन आपको बनाना है। तो क्या हो जाएगा? आपका रात्रि हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे दिया गया है कि रतौंधी का रिलेशन किससे है? आपका विटामिन ए से। नाइट ब्लाइंड जो है विटामिन ए से रिलेटेड, स्कर्वी किससे रिलेटेड होगा ये पूछा गया है। तो यहां पे देखिए रतौंधी किससे होता है? आपका विटामिन ए की कमी से होता है। उसी तरीके से जो स्कर्वी है वो किसकी कमी से होता है? आपका जो है विटामिन सी की कमी से हो जाएगा। यहां पे जो है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहां पे दिया गया है, देखिए यहां पे जो आता है आपका ये क्वेश्चन है आपका जो है रिलेशन यहां भी बनाना रहता है। 3 रिलेशन यहां पे बनते हैं। एक आपका बनता है आल का, और एक बनता है आपका सम का, और एक बनता है आपका जो है यहां से सम का, और एक बनता है बच्चों नॉट का। अगर हम नॉट देखते हैं मतलब कोई नहीं, यहां पे कोई नहीं, यहां पे कुछ हो जाएगा, यहां पे सभी आता है। तो यहां पे रिलेशन बनता है आपका सभी का, यहां पे बनता है आपका कुछ का, यहां पे बनता है आपका कोई नहीं, मतलब आपका कोई भी कॉमन नहीं होगा। यहां पे कुछ लोग कॉमन होंगे, यहां पे सभी होगा। अगर 2 लोगों की बात करें तो सभी का रिलेशन ये होगा, मतलब एक दूसरे के अंदर आते हैं। कुछ का रिलेशन बात करें तो यहां पे कुछ मतलब क्या हो जाएगा? कुछ इसमें मैच करेंगे, कुछ जो है मिसमैच हो जाएंगे। कोई नहीं का मतलब दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग बनेंगे। इस 3 टाइप का फिगर आपका यहां पे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है 3, 4, 5 के ग्रुप में आता है एक साथ। चलिए देखते हैं यहां पे क्वेश्चन जो दिया गया है, आपका रिलेशन बनाना है।
जैसे दिया गया है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन हर्बीवोरस टाइगर और एनिमल। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे जानवरों के बीच का संबंध बताना है, तो यहाँ पे तृणभक्षी मतलब आपका शाकाहारी और बाघों मतलब ये तो मांसाहारी होता है, तो ये दोनों तो अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ पे जानवर की बात हो रही है, तो बच्चों जानवर तो दोनों होते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग होंगे और लेकिन जानवर के पार्ट दोनों है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सबसे बेस्ट, ए ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका 7 नंबर दिया गया है। यहां पे देखिए आपका दिया गया है कि रेप्टाइल्स है, मैमल्स है और बर्ड्स हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं रेप्टाइल हो गया चाहे मैमल हो गए, यहां पे स्तनधारी रेंगने वाले नहीं होते कभी, और पक्षी, अब देखिए रेंगने वाले पक्षी तो होते नहीं और पक्षी स्तनधारी नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों बच्चों यहां पे अलग अलग दिया है। तो जब तीनों अलग अलग दिया है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे दिया गया है फूलों, कमलों और गुलाबों। तो यहां फ्लावर्स है, लोटस और आपका रोज है। तो यहां पे देखिए फूल तो दोनों हैं, फ्लावर्स तो दोनों होंगे, लेकिन रोज और लोटस क्या हो जाएंगे, अलग अलग, लेकिन फ्लावर के दोनों पार्ट, दोनों फ्लावर ही हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहां से डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां आपको दिया गया है, देखिए स्नातकों, पेशेवर, व्यायामकर्ता और महान वैज्ञानिक। तो यहां पे देखिए स्नातक, अब कॉलेज के जो स्नातक होंगे कोई जरूरी नहीं है वो सारे लोग एक्सरसाइज करते होंगे, व्यायाम करते होंगे, तो यहाँ पे कुछ ही लोग होंगे। हम देखते हैं कि पेशेवर और यहाँ महान वैज्ञानिक, कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यायाम करते हैं वो महान वैज्ञानिक हो। तो यहाँ पे कुछ ही लोग होंगे जो व्यायाम भी करते होंगे और वो साइंटिस्ट भी होंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं स्नातक और इसमें महान वैज्ञानिक। अब स्नातक तो जो सभी किए होंगे तो सभी साइंटिस्ट बन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों में रिलेशन कैसा आ रहा है, सम का आ रहा है। तो बच्चों सम का रिलेशन का मतलब तीनों में से सम का बनेगा। तो कौन सा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया गया है आपका ब्लैक बोर्ड, कक्षा और स्कूल के बीच सर्वोत्तम संबंध क्या होगा। तो देखिए यहां ब्लैक बोर्ड दिया है, कक्षा दिया है, स्कूल दिया है। तो आपका देखिए आप ब्लैक बोर्ड, क्लासरूम और स्कूल, तो हम बात करते हैं ब्लैक बोर्ड कहां होता है, क्लासरूम के अंदर होता है, और आपका ये दोनों पार्ट किसके अंदर होते हैं, स्कूल के अंदर होते हैं। तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहां पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां से देखिए फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है। फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन जो है हर बार 3 से 5 क्वेश्चन जरूर आता है, और ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए यहाँ पे आपका सबसे बड़ी जानकारी जो होती है मिरर इमेज और जो है होती है हमारी वाटर इमेज की। ये आपके एकदम फिंगरप्रिंट्स पे होने चाहिए, समझ लीजिए खटाखट, तभी सॉल्व हो पाएंगे। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम बात करें, अगर यहाँ पे आपको देखना है तो ये जिस तरीके से ऊपर फिगर बना हुआ है सेम उसी तरीके से यहाँ पे, मतलब ये मिरर का काम करेगा, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ये मिरर का काम करेगा। तो यहाँ पे ऊपर इस तरीके से बनना चाहिए, और वो भी क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक कलर एक ब्लैंक, एक कलर एक ब्लैंक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलर मतलब हैचिंग वाला एरिया आएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी कट जाएगा आपका, और हैचिंग वाले एरिया दोनों आएंगे तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अब यहाँ पे जो बचा ऑप्शन कौन सा, बी और डी है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये आपका स्क्वायर है। तो यहाँ पे दोनों में स्क्वायर दिया है, ये तो आपका सही है। यहाँ पे देखिए आपका कैसा आना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक आना चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा ब्लैंक है नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, डी पार्ट सही हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक आपको लगानी है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इस फिगर को लाने के लिए इसको रोटेट किया गया है। तो यहां से जब आप इसको रोटेट कर देंगे तो ये फिगर आ जाएगा। सेम उसी तरीके से इसको रोटेट करेंगे तो ये एरो इस तरफ दिखना चाहिए जेड में। तो यहां पे तो है नहीं, यहां भी नहीं है, तो किसी में नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन आपका बनता है, वो भी क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए दिया गया है
अब यहाँ पे आपकी इस तरीके से लाइन आ रही है, तो ये तो पूरी पूरी लाइन आएगी, तो यहाँ पे तो है नहीं ऐसा, यहाँ भी पूरी लाइन नहीं है, तो सिर्फ ए और डी ऑप्शन में दिया गया है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ से ये आपकी पूरी लाइन आ रही है, और दूसरी बात यहाँ पे जब ये लाइन आपकी जुड़ रही है तो यहाँ से सिर्फ इतना पार्ट आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसको आप कनेक्ट करिए, यहाँ से ये पार्ट आ रहा है, इसमें बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन निकल कर आएगा बच्चों, जो कि यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए दिया गया है आपको, सबसे पहले क्या आना चाहिए? यहां पे एक आपकी लाइन आनी चाहिए स्क्वायर बनाने के लिए, तो यहां तो है नहीं ऐसा। यहां पे देखिए दोहराया नहीं गया है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पे वो लाइन है। अब ये बात करते हैं स्टार की, तो स्टार तो यहां बीच में है नहीं, तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, वो कौन सा आंसर है? सी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पे आप देखिए ये किस तरीके से बने हैं, ये टेढ़ी लाइन है, यहां पे क्या बन रहा है? टेढ़ी लाइन बन रही है, तो यहां पे आपका दोनों दोहराया हुआ होगा, लेकिन बिल्कुल टेढ़ी लाइन की तरह। तो यहां पे तो ऐसा है नहीं, ऊपर दिखना चाहिए, यहां पे नहीं बच्चों, ये गलत हो रहा है। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहां पे ऐसा है कि ये नीचे की तरफ दिखना चाहिए टेढ़ी लाइन, तो टेढ़ी लाइन नीचे की तरफ तो सब में दिख रहा है। अब आप फंस गए यहां पे, अब ऑप्शन कट नहीं रहा है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अगली लाइन जब लाएंगे तो एक बीच में देखिए यहां पे पूरा है और छिपा हुआ है यहां पे, लेकिन दोनों लाइनें तो आ रही हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लाइनें आ रही हैं, एक इसके अंदर छिप जा रहा है, तो दो लाइन आनी चाहिए इस साइड, तो दो लाइन यहां पे तो है नहीं, यहां पे दो लाइन है, यहां भी दो लाइन नहीं है, यहां पे भी दो लाइन नहीं है, तो देखिए सबसे बेस्ट आंसर आपका निकल गया। कौन सा है? वो आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पे देखिए आपका यहां पे सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, और यहां आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एफकैट का पेपर होता है बच्चों, उसमें नॉन वर्बल आपका ज्यादा आता है, तो आपको फिगर पे कमांड होनी चाहिए, तो ये आपका फिगरल सीरीज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां पे इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट से सेकंड फिगर कैसे चेंज हुआ है, सबसे पहले आपको इसी बात को पकड़ना है। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये आपका जो है डिलीट किया गया, इसको जोड़ा गया है। अगले में देखिए क्या हुआ, इसको आपका डिलीट किया गया, ये छोटा वाला जो है डिलीट किया गया, इसको जोड़ दिया गया है। अगले में देखिए ये छोटे वाले पार्ट को जोड़ दिया गया, अगले वाले पार्ट को डिलीट कर दिया गया है। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग इस बड़े वाले पार्ट को जोड़ रहे हैं, उसका आगे वाला छोटा पार्ट डिलीट हो गया। तो यहां पे जब अगला आपका फिगर आएगा तो ये तो जुड़ जाएगा, लेकिन आपका ये चीज नहीं होना चाहिए, ये आपका मिट जाना चाहिए। ऐसा देखिए किस में दिया है, आपका पहला ही ऑप्शन मिल जा रहा है, यहां पे ये गलत हो जाएगा। हर जगह देखिए आपका हर कुछ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पे दिया गया है देखिए बच्चों 1 1 3 4 6। अब पहले यहां पे आप फर्स्ट से सेकंड चेंज देखिए किस तरीके से चेंज हुआ है। तो अगर हम देखते हैं तो ये 5 और 1 को क्या किया गया बच्चों, इंटरचेंज किया गया है। 3 6 कार्नर वाले को क्या किया गया है, इंटरचेंज किया गया है, बिल्कुल बाकी सेम रहा। अब यहां पे क्या हुआ, इसमें ये कैसे चेंज हो गया, तो यहां पे देखिए 4 4 7 इस तरफ आ गया, मतलब ये यहां पे आ गई वैल्यू। अब फिर इसके बाद 5 6 था, 5 6 को यहां कर दिया गया है, फिर इसको यहां पे ट्रांसफर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे देखिए फिर से जो ये वैल्यू लाया गया है, तो इसको क्या किया गया है, इंटरचेंज कर दिया गया है। देखिए 5 7 था, ये आपका 5 7 हो गया, 5 7 हो गया। अगला देखिए आपका क्या होगा, यहां से यहां पे इसको यहां पे लाया गया, इसको यहां पे लाया गया, ये यहां पे आ गया है। नेक्स्ट जब आपका आएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 3 5 इंटरचेंज हो गए, 5 3 आना चाहिए, 5 3 यहां पे नहीं है, यहां पे 5 3 आना चाहिए, यहां भी नहीं है। नेक्स्ट आपका देखिए 1 6 है, तो 6 1 हो जाएगा, मतलब ऐसे 6 1 आएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, 6 1 आ जाएगा, और 7 4 आपका सेम रहेगा, तो यहां पे तो बदल गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 7 4 आपका सेम हो जाएगा, यहां पे डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे देखिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये आपका सर्कल, ये इंटरचेंज किए गए हैं, यहां पे भी इंटरचेंज किए गए हैं, यहां पे भी इंटरचेंज किए गए हैं, तो ये चेंज होगा, तो सर्कल और ट्रायंगल यहां पे आएंगे, तो सर्कल और ट्रायंगल यहां पे नहीं है बिल्कुल, ये तो सेम रख दिया, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, इन तीनों ऑप्शन हो सकते हैं बच्चों। अब आपको क्या करना होगा, यहां से यहां देखना होगा, ये आपका क्या हुआ, यहां से आपका ये वाटर इमेज, इसको मतलब पलटा गया है, तो ये आपका वाटर इमेज है। फिर आपका क्या
है यहाँ पे ये आपका मिरर इमेज है, फिर यहाँ से आपका वाटर इमेज है, फिर यहाँ से आपका मिरर इमेज है, फिर आपका वाटर इमेज निकालेंगे तो कैसा आ जाएगा, इस तरीके से आएगा आपका। अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए आपका बेस्ट आंसर मिल रहा है, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 19 नंबर। यहां पे देखिए कितना रोटेशन हो रहा है। अगर एरो को आप देखते हैं तो ये आपका 45, फिर 45, 45, 45, तो 45 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये तो दोनों आपका दिया है, तो ये 45 ऐड करेंगे तो बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा और तीन ऑप्शन आपके आप मैच कर रहे हैं। अगला हम देखते हैं तो ये तो दोनों होंगे नहीं, एक ऐसा होना चाहिए, एक इस तरीके से होना चाहिए। चलिए अब देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री घुमाएंगे तो कहां पे आएगा, आपका बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे तो आपका 90 पे दिया है तो कहां पे आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आपका बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 20 नंबर में दिया गया है, देखिए आप यहां से पकड़ सकते हैं, यहां पे अंदर 4 लाइन है, यहां पे 3 लाइन, यहां पे 2 लाइन, तो अगले में कितना होना चाहिए, अंदर 1 लाइन होना चाहिए। तो अंदर 1 लाइन किस में दिया, आपका सी पार्ट में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। यहां पे बच्चों आपको छांटना है ऑड वन आउट। यहां पे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, अब आपको पता करना होता है इसमें से कौन सा 3 एक जैसे ग्रुप में है और एक आपका अलग होगा। ऑड वन आउट बोलते हैं इस चैप्टर को, या फिर बच्चों बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो यहां से भी 3 से 5 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहां पे अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, सितंबर आपका दिया, अक्टूबर, जुलाई और अगस्त दिया है। तो यहां पे आप देखिए जुलाई और अगस्त कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। अक्टूबर भी आपका 31 दिनों का होता है, लेकिन सितंबर आपका 30 दिनों का। ये देखिए एक जैसे ग्रुप है, तो कौन सा अलग हो जाएगा, आपका ए पार्ट यहाँ पे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखिए दिया गया है एल्युमिनियम, आयरन, मरकरी और कॉपर। देखो यहाँ पे बच्चों ये सारे क्या है, ठोस है, लेकिन आपका एक मरकरी ऐसा है, ये लिक्विड मेटल है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पे दिया गया है व्हीट, मस्टर्ड, बार्ली और कॉर्न। तो यहां पे जब आप देखेंगे ये जो मस्टर्ड दिया गया है, ये आपका ऑयली है, मतलब आपका जो है तिलहन बोलते हैं, ऑयली प्रोडक्ट है। बाकी सारे क्या हैं, आपके ऑयली प्रोडक्ट नहीं है। अगला देखते हैं, यहां पे दिया गया है आपका, देखिए कैरेट है, रेडिश है, पोटैटो है, ब्रिंजल है। ये तीनों देखिए जमीन के अंदर उगते हैं, लेकिन ये आपका क्या होता है, जमीन के ऊपर उगता है, तो ये आपका अलग हो जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं, यहां पे 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अब आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, 4 ठो आपका ऑप्शन रहेगा, इसमें से कौन अलग होगा यही आपको पहचानना है। तो यहां पे देखिए दिया गया है, ये आपका 4 चतुर्भुज है, यहां पे ये ट्रायंगल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा बच्चों, ट्रायंगल नहीं चतुर्भुज होना चाहिए। तो यहां पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये दिया गया है 26वें में, यहां पे देखिए ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, ये आपका क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है, ये ग्रुप से क्या हो गया, बाहर हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे देखिए AFKD है, तो डी आपका ऐसा ऑप्शन है, यहां पे देखिए ये कर्व के थ्रू बन रहा है, बाकी सब में स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका डी ऑप्शन अलग हो जाएगा तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पे देखिए हर कोई आपका एरिया बढ़ा रहा है, यहां पे ए भी बढ़ रहा है, सी भी बढ़ रहा है, डी भी बढ़ रहा है, लेकिन आपका एक ऐसा एरिया है यहां पे बी ऑप्शन में, जो कि एरिया को क्या कर दे रहा है, घटा दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन अलग हो गया, आपका बी ऑप्शन यहां पे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे 29 नंबर। यहां पे देखिए ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, ये भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, ये भी हुआ, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा, तो कौन सा ऑप्शन है, यहां पे डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30 नंबर में। यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है आपका, ये देखिए 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गया, ये भी, लेकिन ये आपका 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं हो गया, क्योंकि आधे पे ये कट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपका फिगरल एनालॉजी का है। फिगर एनालॉजी जैसे नंबर का होता है, उसी तरीके से फिगर का होता है। यहां पे बच्चों आपको ये चेक करना होता है, जैसे ए से बी चेंज हो रहा है, उसी तरीके से वही रिलेशन आपको सी से डी में लगाना है। तो यहां पे देखिए ये आंखें किधर है, इनकी यहां पे लेफ्ट थी, इधर किधर आ गई, राइट। यहां पे डाउन है, तो ऊपर अब आंखें कहां पे हो जाएंगी, टॉप पे हो जाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऐसा आपका डी ऑप्शन में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल बना है, तो इसका एरो अगर इसको घुमा देंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। यहाँ पे जो बना है, यहाँ पे ये भाग जो निकला है, तो इसको जब घुमा देंगे तो आप क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्लॉकवाइज दिया है, तो ऐसा कुछ लाना है जो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। यहाँ पे तो चारों कोनों पे निकाल दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बिल्कुल ये तो गलत हो जाए, क्लॉकवाइज होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक इस कॉर्नर पे है ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन आपका बचा है, और देख लीजिए आपका एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल घूम भी रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे दिया गया है कि इस फिगर को जब आप रोटेट करेंगे, देखिए पहले से ए से बी में क्या परिवर्तन हुआ है। यहां से आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये 2 लाइन थी, ये 3 हो गई, तो आपकी कितनी लाइनें मिल जाएंगी, यहाँ पे 3 लाइनें मिल जाएंगी। आपका ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, 2 तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो ए बी होगा या तो डी होगा। अब चलिए बच्चों पता करते हैं। यहाँ पे जब घुमाया गया तो ये देखिए एरो आपका जो पीछे वाला है वो ऊपर आ रहा था, लेकिन नीचे दिया है। तो यहाँ पे जो है जब इसको आप घुमाएंगे तो ये एरो आपका इस तरफ दिख रहा है, लेकिन ये किस तरफ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा किस तरफ आना चाहिए, आपका लेफ्ट साइड में आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, जो बेस्ट आंसर जा रहा है वो कौन सा, हमारा डी पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला आपका दिया गया है। यहां पे देखिए कितनी लाइनें खींची है। यहां पे आपका एक लाइन आपका वर्टिकल पड़ रहा है और फिर 2 आपकी तिरछी पड़ रही हैं, जो कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे जब एक लाइन आपका इधर पड़ेगा, दोनों तिरछी पड़ जाएंगी, तो इस टाइप का फिगर बनेगा। वो कौन सा ऑप्शन है आपका, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए तिरछी लाइन है नहीं, यहां तो अंदर दे दिया, ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन एक भी दिख नहीं रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन अपना। अब देखिए इसको क्या किया गया है, इसको रोटेट किया गया और लाइन की डबलिंग की गई है। यहाँ कितना रोटेट होगा, 45 डिग्री मान सकते हैं हम लोग। 45 डिग्री इसको मानेंगे तो ये एंगल आपका रोटेट करेगा, चाहे इस तरफ। अब देखिए ये इसको आप क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दोनों, लेकिन यहाँ पे फिगर पे डिपेंड करता है। इसको जब आप जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसा फिगर बनना चाहिए था, यहाँ पे नहीं दिया, 45 होना चाहिए यहाँ भी। अब देखिए ये तो सीधा सीधा रह गया, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, वो कौन सा है आपका, सी ऑप्शन। इसका मतलब 45 डिग्री किधर घुमाया था, आपका क्लॉकवाइज घुमाया था। तो बच्चों आपने देखा कि आपके एग्जाम में ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, और यहां पे रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है एफकेट में। ये 35 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।